बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, नई उम्मीद और नए जज्बे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब मुझे कहते हैं माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद है उज़ैर मलिक जनाब। और आज सुनो पाकिस्तान में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है, उस पर बात करेंगे और इस 1 साल के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। वहीं गज़ा अमन मिशन के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पित्ते की पथरी, जिसे हम बड़ा मामूली सा माइनर पेन समझकर निगलेक्ट करते हैं, वो कितना बड़ा खतरा आगे चलकर बन सकती है। और ये भी सब कुछ आपके साथ आज हम शेयर करेंगे जी। और ये जो बड़ी आपने माइनर पेन की ना, ये बड़ी बड़ी शिद्दत से पेन होती है और एक बार तो इंसान को पता चल जाता है कि बस दरो दीवार हिल गए हैं। अल्लाह ताला और बहुत बुरी पेन होती है। वी होप कि ऐसी प्रॉब्लम किसी को भी ना हो, और अगर है तो इसका आज हम हल ढूंढेंगे। और इसके साथ साथ जनाब ज़िंदगियों के फ़ैसलों पर भी बात होगी और स्पेशली शादी के हवाले से आज हम बात करेंगे। मरी से कराची तक मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, उस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ लाहौर की सड़कों पर बढ़ते हादसात को रोकने में AI सिस्टम कितना मददगार साबित हो रहा है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और इसके साथ साथ जादू टूना करने वालों के लिए सेनेट के तारीखी बिल पर भी बात करेंगे। तो आपने हमारे साथ 2 घंटे जुड़े रहना है। शो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अपनी सीटों पर बराजमान हो जाएं, रिमोट को साइड पे रख दें और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। 1 साल पहले हम देखते थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा वाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ी, तो दुनिया जानती थी कि अब नॉर्मल कुछ नहीं रहेगा। ट्रंप हुकूमत का पहला साल मुकम्मल हो चुका है और नक्शा आप लोगों के सामने ही है कि सरहदों पर कौमी इमरजेंसी है, लाखों तारिकीन वतन की मुल्क बदरी है। और इसके साथ साथ चीन से मैक्सिको तक तिजारती जंग, ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट मिशन जहां अमेरिकी सनत को सहारा देने का दावा करता है, वहीं आलमी सप्लाई चेन और बैनुल अक़वामी मुआहदों को इसने हिला कर रख दिया है। और इस बदलते हुए मंजरनामे में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। गजा में जारी इंसानी अलमिया के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पे पाकिस्तान ने शमूलियत का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे अहम इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान अब गजा की तामीर नौ और वहां पर अबूरी इंतजामिया का हिस्सा बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसराइल के कट्टर हामी ट्रंप का ये अमन मंसूबा फलस्तीनियों को उनका हक दिला पाएगा? ट्रंप ने जो टैरिफ के नाम पर माशी महाज खोला है, क्या ये आलमी मईशत को एक नए ग्रेट डिप्रेशन की जानिब धकेल सकता है? इसी पर बात करने के लिए माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर नदीम जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नईम साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत का 1 साल, किस तरह से आप उसे रेट करेंगे? क्या वो जिस नारे के साथ आए थे उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? अगर देखें ना, 1 साल हो गया लेकिन लोग वैसे एग्जॉस्टेड हैं, थक गए हैं। रोज़ शरारतियाँ, रोज़ बयान, रोज़ ऊपर सीधे होता है। लेकिन आप अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखें 1 साल में उसने क्या अकम्प्लिश किया है, तो 2-3 चीज़ें उसने की हैं जो प्रॉमिस की थी, कर दी हैं। नंबर 1 ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेंट्स जो आ रहे थे हर जगह से, लाखों इमिग्रेंट आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वो बिल्कुल बंद कर दी हैं, 0। तो ये कम से कम एक तो उसको थोड़ा आप कह सकते हैं कि भी थोड़ा कंट्रोल किया है, वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी। तो अब जैसे किया है वो अच्छे तरीके से किया है कि गन मचा के किया है, लेकिन कर दिया है, तो ये हो सकता है। दूसरी बात थी कि अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है, तो उन्होंने पब्लिश किया नवंबर में 3 नुक्तों का एक अपना फॉरेन पॉलिसी। नंबर 1 नुक्ता है कि वेस्टर्न अलायंस अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सिक्योर करना है। अपने गांव में किसी को इजाजत नहीं देनी कि आके घर बना ले, अपने गांव में आके हमारा गांव होना चाहिए, किसी को इजाजत ना देंगे। तो जो हुआ है वेनेजुएला में, जो क्यूबा में होने वाला है, ग्रीनलैंड की बात हो रही है, सब उसी चक्रों में हो रही है। सही। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अच्छी तरह से कर रहा है, माकूल तरीके से कर रहा है कि नामाकूली से कर रहा है, वो और बात है, लेकिन वो सिक्योर कर दिया है और करने की बातें कर रहा है। ठीक। अच्छा, कुछ है प्रोग्रेस है, कुछ ना। जी। अच्छा नईम साहब, ट्रंप के पहले साल के फैसलों ने अमेरिका के अंदर शदीद सियासी और समाजी तकसीम पैदा की है। क्या 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात में ट्रंप को अवामी अदम इत्मीनान का सामना करना पड़ेगा या उनका वोट बैंक मजीद मजबूत हो रहा है? आई थिंक सामना पड़ेगा और उसकी वो कमजोरी आएगी। अच्छा। क्योंकि इन जनरल जो गवाम है ना, उससे काफ़ी तंग आ चुके हैं।
जैसे अब जो मिनेसोटा में ये वहाँ अपने मुस्लिम पॉपुलेशन के खिलाफ, सोमाली के खिलाफ जो भेज दिए एजेंट, वो लोगों के काफ़ी उससे उकता गए हैं। तो आई थिंक वी विल गेन, डेमोक्रेट्स विल गेन सम स्ट्रेंथ, उसको थोड़ा सा काबू करेंगे। वो हर किस्म की उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है ताकि उसको सीटें उसे जली ना जाएं, लेकिन जिसकी सेंटीमेंट है उसके खिलाफ भड़क चुका है, उसकी डिसअप्रूवल रेटिंग्स 50% ज़्यादा हो गई है, तो डेफिनेटली लॉस होगा उसको। अच्छा प्रोफेसर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसल और मौसमियाती मुआहदों से इनखला के बाद क्या अमरीका आलमी सतह पर एक गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर आप उभर रहा है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये फॉरेन पॉलिसी में कि डोमेस्टिक पॉलिसी में? सर फॉरेन पॉलिसी में। हाँ, फॉरेन पॉलिसी में देखें ना, फॉरेन पॉलिसी में जो हमारी जो अलायंस थी अमेरिका ने पिछले 75-80 साल में कायम की थी, वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया था कि अपने हमसाये को आप अटैक नहीं करेंगे, आप फ्री ट्रेड होगी, आप ट्रेडिंग इन द ओशन विल बी प्रोटेक्टेड। ये अमेरिका ने इसको ऑर्डर किया था क्योंकि पिछले 200-300 सालों से जंगें पे जंगें हो रही थी। ये ऑर्डर बिल ने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी हुई, 2 बिलियन पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी, ट्रेड वर्ल्ड वाइड हुई, अमेरिका को भी बहुत फायदा हुआ। लेकिन वो अब चेंज कर रहे हैं, वही वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने बनाया था, जो घर उन्होंने बनाया उसी घर को तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? पार्टली उसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, पार्टली अमेरिका इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मिलिटरीली, तो क्या हमें क्या जरूरत है, हम क्यों पुलिस बने हुए हैं, आराम से घर पे बैठते हैं। तो अमेरिका में 1920s 30s 40s में भी यही सेंटीमेंट था, आइसोलेशनिज्म। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू में दाखिल नहीं हुए थे, उनको घसीट के लाना पड़ा था, तो दोबारा वो आइसोलेशनिज्म की बात धारा बढ़ गई है। तो इससे चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर, इज इट गुड फॉर अमेरिका? आई डोंट थिंक सो, लेकिन चेंज आ गई है, अब चेंज तो आ गई है, क्या करें। सही नईम साहब, ऐसे ही है, चेंज की बात तो हो रही है और टैरिफ की बात ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर जो मुआशी महाज खोला है, क्या ये आलमी मईशत को एक नए ग्रेट डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है? धकेल सकता है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि माकूल लोग इसको ज़रा उसको टेम्पर करेंगे। देखिए अभी ये होने वाला था, इसने धमकी दी कि यूरोपियन का आपको बढ़ा दूंगा, उन्होंने कहा वो भी बढ़ाने वाले थे, लेकिन अब डेवोस में मिलाकर होती है तो थोड़ा सा उसको काबू में कर लिया। तो आई थिंक देयर इज टू मच एट स्टेक, कुछ काबू आ जाएगा, हमें इतनी डरने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम अब देखें डेवोस फोरम के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो खिताब है, जिस तरह से वो आए, कहा कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, कुछ दुश्मन भी हैं यहाँ पर, खुलेआम का फ्रांसीसी सदर की जो उन्होंने चैट है वो लीक कर दी और ये बताया कि अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर आप अगले दौर इक़्तिदार में भी हो सकते हैं, नहीं है तो फिर आपके लिए परेशानियां तो हो सकती हैं। इस रवैये को आप क्या कहेंगे? I think it's all about Trump's ego and Trump's personality. तो उसके सब लीकिंग आसान उससे समझ नहीं है कि बंदे को करूंगे, उसको हैंडल कैसे करें जी। जैसे ये बंदा बातें करता है, तो दिस इज ए रीअलाइनमेंट। अच्छा, अब आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 दिन में, जब यूरोपियन फाइनली उसकी धमकियों से पीछे नहीं बैठे बल्कि अकड़ गए हैं, तो ट्रंप फिर उसको बैक डाउन कर दिया। जैसे शी जिनपिंग उससे अकड़ के बात करता है और वो बैक डाउन हो जाता है ट्रंप। तो अब यूरोप ने भी अपनी बैकबोन दिखाई है, तो ट्रंप की जो सूरत जरा चेंज हुई है उसके बारे में। सो यू हैव टू नो हाउ टू फाइट विद, डील विद ट्रंप जी। कहीं ना कहीं वो ताकत के जोर पर भी ये सब कर ही रहे हैं। नईम साहब, हमास के हवाले से पाकिस्तान की वाज़े पॉलिसी के बाद बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को आप कितना अहम समझते हैं, और क्या ये ट्रंप के साथ ताल्लुकात बिगड़ने से बचाने के तहत दबाव में लिया गया फैसला? वो भी फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाया कि उसकी इंडिया से आजकल मोहब्बत कम हो चुकी है जी। तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा के अपने आप को करा भी, हम तो भी हैं, हम भी आपका कर सकते हैं, आप फरमाएं क्या चाहते हैं आप। तो दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान लॉन्ग टर्म। हमें पाकिस्तान को चाहिए अमेरिका से भी ताल्लुक अच्छे करे और चीन से भी करे और डुअल रोल प्ले करे। पाकिस्तान कुड बी वेरी स्ट्रेटेजिक वंस अगेन, सो दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। अच्छा सर, एक तरफ ट्रंप इसराइल की खुलकर हिमायत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ पीस के जरिए अमन की बात भी की है, और फिर हमने देखा भी, अगेन मैं डेवोस में जो उनका खिताब था उसका रेफरेंस यहाँ पर देना चाहूँगा कि इसराइल के हवाले से जो उन्होंने बात की कि आयरन डोम पे आप बड़ा इतराते हैं, वो हमने आपको बना के दिया, यानी उन्हें भी नहीं बख्शा गया। तो ये जो तजाद है, एक तो इसराइल के साथ, क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए, और दूसरी तरफ जो तजाद हम इस्लामी दुनिया के साथ देख रहे हैं, क्या ये अमेरिका की साख को मुतासिर नहीं करेगा आने वाले दिनों में? हाँ, थोड़ा सा आपकी ऑडियो जरा आउट हो गई, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू सेड।
लेकिन आप जिक्र कर रहे थे किस चीज़ के बारे में? प्रोफेसर साहब, मैं बात कर रहा था, मैं एक बार फिर से वो डिवोर्स के अंदर जो खिताब था उसमें इसराइल को भी जो है अमेरिका ने नहीं छोड़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी बड़ी खरी खरी सुनाई है और आयरन डोम के हवाले से कहा कि आप इस पर बड़ा इतराते हैं, ये हमने आपको आपके दिफा के लिए दिया था। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ पीस का भी मामला है, उसके जरिए अमन की बात है, तो ये तजाद क्या इस्लामी दुनिया में अमेरिका की साख को मुतासर करेगा तो कितना करेगा? और इसराइल के साथ जो वाला मामला है, जो बयानबाजी है, वो सिर्फ क्या नुमाइश की हद तक है, बयानबाजी की हद तक है? हाँ, वेल आई थिंक आप जैसे बात कह रहे हैं कि सऊदी अरब एंड तुर्की आर गोना बी टू की कंपोनेंट पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की दोनों से बनती है और दिस इज द रीजनल न्यू प्लेयर व्हिच कैन रीओरिएंट दैट रीजन। सो पाकिस्तान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ताल्लुक हमारे सऊदी अरेबिया से भी हैं, तुर्की से भी हैं, मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। दिस इज गुड न्यूज़। सही। अच्छा नईम साहब, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनकर चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रख पाएगा, जबकि ट्रंप चीन के खिलाफ सख्त मुआशी जंग लड़ रहे हैं? नहीं, ये चीन के खिलाफ सख्त मुआशी जंग नहीं है जी। इस पॉस्चरिंग, बल्कि उन्होंने जो पब्लिश किया नवंबर में अपना चार्टर, उसमें 3 पॉइंट थे। एक पॉइंट था कि सिक्योर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा पॉइंट था कि चीन से डायरेक्ट लड़ाई नहीं करनी, चीन को जरा स्क्वीज करना है और पाकिस्तान के प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज पाकिस्तान के पास एक्सेस भी है, चीन के पास भी है। सो पाकिस्तान कैन प्ले न्यूट्रलाइजिंग रोल। चीन से लड़ाई नहीं होने वाली, चीन को जरा काबू में। ओके प्रोफेसर साहब, बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा में अबूरी इंतजामिया का क़याम आप क्या समझते हैं, कितना प्रैक्टिकल है? जबकि देखा जाए तो ज़मीनी हकाइक और इसराइली जो पोजीशन है वो अब भी बहुत ज़्यादा सख्त है। बिल्कुल सख्त है, बट दिस इज वेयर द पॉलिटिक्स इट्स एट बेस्ट। हाउ डू यू टेक एडवांटेज ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन? एंड आई थिंक व्हाट वी सॉ विद फील्ड मार्शल साहब, आई थिंक ही इज प्लेइंग इट वेल। इंटरनेशनल सीन में तो कम से कम ही इज प्लेइंग इट वेल। सो I'm optimistic। सही। अच्छा नईम साहब, हमने देखा कि 2026 के आगाज़ में प्रिडिक्ट ये किया गया कि बहुत जंगें होंगी शिमाली, अगर हम मशरिक़ वस्ता में देखें तो कशीदगी हो सकती है, जंगें बढ़ सकती हैं। तो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं जंगों के हामी नहीं हैं और सूरत हाल सबके सामने है, कशीदगी अभी भी है, क्या ये हवा पकड़ सकती है आगे आने वाले दिनों में? हम देख रहे हैं इस तरह की कोई सूरत हाल? मेरे ख्याल में जंगों की बातें ज़्यादा होंगी, धमकियां दी जाएंगी, लेकिन जंग कम ही होगी क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब मुल्कों के इसमें टाई अप हो जाती हैं। आप व्हाट यू आर लुकिंग एट इज द रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स, पीपल हैविंग मोर कंट्रोल के लोकली क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि डिपेंड ना करें एक दूसरे से बहुत ज्यादा। दैट्स द रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन। इसको ना टेक 5 to 10 years। तो जंग नहीं होगी लेकिन रीअलाइनमेंट हो जाएगी, दोस्त दोस्त दुश्मन दुश्मन। बिल्कुल ठीक है सर, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि ग्रीनलैंड के मामले में आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, क्या डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकती है? क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे तो हटने को तैयार ही नहीं है, ना नजर आ रहे हैं। यूरोप ने भी स्टैंड लिया हुआ है इस मामले के ऊपर, डेनमार्क का भी स्टैंड है। तो सर क्या मादनियात के एतबार से देखा जाए, मिनरल्स के एतबार से देखा जाए तो गालिबन 8वें नंबर पर आता है ग्रीनलैंड। तो क्या मादनियात ही असल फोकस है डोनाल्ड ट्रंप का, या फिर उनके पेश नज़र वो पूरा रीजन है उसके ज़रिए वो रशिया पे या दूसरे ममालिक पे नज़र रखना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ? आई थिंक यू विल सी अ बिग चेंज कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तो इंटरनेशनल सीन पे बड़ा बिजी है, लेकिन वेरी क्विकली विद इन 3 months ही हैज टू फोकस ऑन डोमेस्टिक इलेक्शन। बिकॉज डोमेस्टिक इलेक्शन में इफ दे लूज लॉट्स ऑफ सीट, उनकी पावर बहुत कम हो जाएगी, उनकी आवाज भी कम हो जाएगी। सो दिस विल शिफ्ट, इट्स अ टेम्परेरी चेंज। अभी जब डेवोस से वापस आने के बाद यू विल सी लॉट टॉक अबाउट, लेकिन ये सब किया कि वो एप्स्टीन फाइल की बातें हो रही थी, अब कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, उसने सारी नैरेटिव चेंज कर दिया। तो क्लासिक ट्रंप की होती है कि जब को देखो वो क्या परिंदा क्या गया अभी तक, लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ओके सही। तो सर ये जो फिर लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि ये जो कहते हैं कि ईरान की तरफ ध्यान है, खामनाई की तरफ जो है वो बातें हो रही हैं कि उन्हें खुदा न खास्ता निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन असल जो तवज्जो फिर ग्रीनलैंड की तरफ रखनी चाहिए। ये आपकी ऑडियो लॉस हो गई है वैसे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, आपके वक्त का आप तज़किया दे रहे थे और यकीनन हम देख भी रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ग्रीनलैंड के मामले पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है और वो वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यहाँ तक कह रहे हैं
कि आप या फिर बड़े अच्छे तरीके से इसे मेरे हवाले कर दें या फिर कि ताकत के और जरिए हम डोनाल्ड इसे ट्रंप हासिल बहुत ही करेंगे? अनप्रेडिक्टेबल हैं। हमने देखा ही है कि जंगों के हामी भी नहीं हैं और फिर हम देखते हैं कि कशीदगी भी बरकरार रहती है। वो ऐसे लगता है कि हर जगह से प्ले कर रहे हैं। और जैसे कि नईम साहब ने भी कहा कि डिसाइड होगा कि दोस्त दोस्त और दुश्मन दुश्मन डिसाइड हो जाएगा। और आने वाले दिनों में धमकियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस तरह से कशीदगी नहीं होगी। लेकिन वी होप कि अमन हो, मुआशी तौर पर हर मुल्क की बेहतरी हो और इत्तेहाद हो, क्योंकि दुनिया को अमन का गहवारा बनना चाहिए। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है फिर तो सब कुछ बिखर जाएगा और बड़े मसाइल दरपेश होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमने देखा डिसीजंस काफ़ी सख्त लिए गए और यूं ही लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है और जो पावरफुल हैं अब उन्हीं का राज है, वही आगे आएंगे और खुलकर सामने आएंगे। वो जमहूरियत वाली, डेमोक्रेसी वाली जो कहानी है अब वो कहीं काफ़ी पीछे रह गई। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम में आज एक और शख्स का जिक्र कर लेते हैं। आज दिल जो है वो बहुत ज़्यादा बोझल है, क्योंकि बात एक ऐसे शख्स की है जिसकी आवाज़, अदाकारी और शख्सियत ने कई दहाइयों तक हमारे टीवी लॉन्चेस को रौनक बख्शी। और हम बात करें पाकिस्तान के मायानाज अदाकार राशिद महमूद साहब की, जिनकी एक हालिया वीडियो ने सोशल मीडिया पर हर आंख को नम कर दिया है। एक ऐसा फनकार जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम कर दी। 3 हफ्ते होने को आए हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। और राशिद महमूद साहब जो पहले ही दिल की आर्ज़ में मुब्तला थे, अब रीढ़ की हड्डी और मोहरों की शदीद तकलीफ़ से गुजरे। और उनका कहना है कि मैं इस मुल्क का एक मज़दूर हूँ। दरअसल हमारे पूरे निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे हीरोज़ का अंजाम यही है कि वो बीमारी की हालत में भी इस फिक्र में रहें कि अगर काम नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। राशिद महमूद साहब की ये वीडियो महज एक बीमार इंसान की अपील नहीं है, बल्कि ये एक पुकार है उस मुआशरे के लिए जो अपने हीरोज़ को सिर्फ उस वक्त ही याद करता है कि जब वो स्क्रीन पर मुस्कुरा रहे होते हैं। और उन्होंने बताया कि जिना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कई दिन गुजारने और बेशुमार टेस्टों के बाद अब वो थोड़ा बहुत चलने के काबिल हुए हैं, लेकिन तकलीफ अब भी बरकरार है। उनका ये कहना है कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस दुआ करें ताकि ज़िंदगी का तसलसल बरकरार रहे। और उनकी खुददारी की ये इंतहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लेजेंड्स को उस वक्त सुकून फराहम किया जाए जब वो खुद चलने के काबिल ना हों। ये जो इदारे बनाए गए हैं फनकारों की फलाह बहबूद के लिए, पूरी मिनिस्ट्रियाँ हैं, ये पूरा ताम झाम है, काफले हैं, हटो बचों की सदाएं हैं, ये सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए खर्च करने हैं। इन लोगों को आपने कुछ नहीं देना जिन्होंने आपको बहुत सारी जिंदगी सर्व किया है, एंटरटेन किया। ऐसे ही है। और सबसे ज्यादा मायूसी की बात यह है कि इन हीरोज को रहती दुनिया में याद नहीं रखा जाता, केयर नहीं की जाती। और जैसे ही कोई दुनिया से चला जाता है तो फिर तख्तियां लगाते हैं, कोई ना कोई अंडरपास को कोई चेक दिए जा रहे होते हैं, चेक दे देते हैं कहीं ना कहीं अजाला करने के लिए। तो कोई रहती दुनिया में अगर कोई है तो उसका आप फिक्र करें, उसकी केयर करें। खुदारा इन चीज़ों पर भी नज़र डालें, क्योंकि हमने अक्सर ही देखा है कि जितनी मशहूर शख्सियात हैं या हीरोज़ हैं, वो जब इस तरह बीमार होते हैं, वो इस तरह की कंप्लेंट्स हमने आए रोज़ देखी हैं। तो खुदा का कोई खौफ होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या कह सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुना पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। पेट के दाएं हिस्से में बार बार पेट जो हम देखते हैं कि पेन उठता है, दर्द होती है, मतली या बदहज़मी और खाने के बाद बेचैनी हो, ये अलामात अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। हालांकि यही अलामात जो हैं वो गॉल ब्लैडर में पत्थरी, जिसे हम संजीदा नहीं लेते, बहुत ज़्यादा संजीदा मरज़ की इब्तदाई निशानदही भी हो सकती है। गॉल ब्लैडर की पथरी एक ऐसा मसला है जो खामोशी से बढ़ता है और बर वक्त तशखीस ना हो तो पेचीदगियों का सबब भी बनता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर में पथरी बनती ही क्यों है, इसकी अलामात क्या है और क्या दवा से इलाज मुमकिन है या फिर सर्जरी ही वाहिद ऑप्शन है हमारे पास। हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम टॉपिक पर रहनुमाई करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद शाकिर साहब, जो कि सरबराह शोबा सर्जरी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी मोस्ट वेलकम। सर हमें ये बताइएगा कि गॉल ब्लैडर में सबसे पहले तो असबाब की हम बात कर लेते हैं। कौन सी वजूहात होती हैं, कौन सी हम इस तरह की गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये पथरी बन जाती है। क्या हमारा कोई खाने पीने का पैटर्न ख़राब है या और क्या मसाइल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। तो पित्ते में पथरियाँ, बेसिकली पित्ता जो है ये हमारे निज़ाम का बहुत अहम हिस्सा है। जो हम खाते पीते हैं, स्पेशली जिसके अंदर हमारी फ़ैट्स हैं, उनको हज़म करने के लिए तो पित्ते का बहुत अहम रोल है।
जिगर के अंदर रतूबत बनती है जिसको बाइल कहते हैं। ठीक। उस बाइल के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे अहम कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट होते हैं और उसके बाद फिर बिलिरुबिन होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं। 98-99% तो पानी होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिन्होंने हमारे फैट्स को हज़म करना होता है। ठीक। और अगर इन तीनों की फिक्स कंसंट्रेशन है, अगर वो कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। सही। तो जो हमारे खाने में ज़्यादा घी, ऑयल, तेल, मक्खन यूज़ होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो, मोटापा है, इसकी वजह से पथरियाँ, कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। दूसरा जो उसके अंदर बिलिरुबिन है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो नीचे जमना शुरू हो जाती है। तीनों में से जो भी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो वो नीचे जमना शुरू हो जाएगी, जिसके साथ फिर पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि इसकी पेन भी बहुत ज़्यादा होती है। और गॉल ब्लैडर की पथरी की इब्तदाई अलामात क्या हैं? कैसे आइडिया हो सकता है कि ये गॉल ब्लैडर की ही पेन है? पथरियाँ जब बनना शुरू होती हैं तो ये नहीं है कि उसी दिन किसी को कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो बहुत सारे लोग, उनको पता ही नहीं होता कि उनको पित्ते में पथरियाँ बनी हुई हैं। तो सिर्फ पेट में गैस होती है, दर्द उनको जब होती वो एक एक्सट्रीम स्टेज आ जाती है। उससे पहले बदहज़मी होती है, वो खाना वगैरह खाने के बाद लगता है कि मैंने बहुत खा लिया है, पेट फूला होता है, पेट में गैस रहती है। तो ये सिम्टम्स होती हैं और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको पित्ते में पथरियाँ हैं। तो लेकिन जब पथरी पित्ते में पड़ी है, पित्ता भरता है, खाली होता है। जब हमको फैटी मील खाते हैं तो जो उसमें स्टोर पड़ा होता है सारे का सारा हमारी अंतड़ी में जाता है। तो उस वक्त जब पित्ता मूव करता है, अपने कंटेंट खाली करता है, तो अगर पथरी को पित्ते के मुंह के ऊपर आ जाए तो फिर वो पित्ते को रुकावट हो जाती है। और वो जो रुकावट है वो शदीद दर्द की शक्ल में ज़ाहिर होती है। और वो दर्द आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे या कोई मेडिसिन लिए बगैर ख़त्म नहीं होती। उसमें अभी तक कोई सोजिश का एलिमेंट नहीं आया। तो इस स्टेज को बिलरी कॉलिक कहते हैं। तो ये बेसिकली दर्द की पहली सिम्टम होती है। तो पित्ते में रुकावट हुई और बाहर आगे नहीं जा रहा और पित्ता जोर लगा रहा बाहर आगे भेजने के लिए, तो उससे फिर पेशेंट को पेन होती है। स्पेशली जो पेट का राइट वाला हिस्सा है इसमें पेन होती है, शोल्डर में जा सकती है और पीछे कमर में भी जा सकती है। ये 3 अलामात, ये 3 इंडिकेशंस हैं इसकी। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है कि मरीज दर्द की सूरत में फौरी तौर पर कोई पेन किलर खा लेता है कि उसको आर्जी तौर पर रिलीफ मिल जाए। तो क्या ये कोई मुस्तकिल हल हो सकता है जिसकी कोई माइनर भी है, या फिर ये सिर्फ आर्जी तौर पर आराम देती हैं और उसके बाद मसला और संजीदा हो जाता है? नहीं, मेडिसिन के साथ ना सिर्फ आर्जी आराम आता है और मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर पेन हो रही है तो पेन को बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा। तो लेकिन इसमें होता बेसिकली ये है कि हम इस बदहज़मी को, इस पेन को, पेशेंट भी और हमारे कुछ जो डॉक्टर हजरात भी हैं वक्ती तौर पे इसको मैदे की दर्द ही समझ बैठते हैं। और वो मैदे की दवाई पेशेंट को देते हैं। पेन किलर, पेन कहीं भी या कोई भी पेन किलर दें, पेन कंट्रोल में आ जाएगी और वो कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये तमाम लोगों के लिए है कि अगर किसी को पेट में बदहज़मी हो, गैस हो, ऊपर वाले सेगमेंट में स्पेशली राइट साइड पे दर्द होती है, उनको ये होना जरूर चाहिए एक शायद ये आम हालत में है, या कुछ लोग रनिंग करते हुए भी कहते हैं कि पता नहीं यहाँ पे थोड़ी सी दर्द हो रही है राइट साइड पे हमें। नहीं, रनिंग के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है, अक्सर से कोई तल्लक नहीं है। ये अक्सर खाना खाने आम हालत में भी हो सकती है, ये अक्सर खाना खाने के बाद होता है। जब खाना खाने के बाद मूवमेंट आनी है, पित्ते की मूवमेंट आनी है, अंदरूनी मूवमेंट आनी है, उससे होनी है। या रात को लेट नाइट बंदा सोया हुआ तो उस वक्त दर्द से उठना पड़ता है। ऐसे ही है, लेट नाइट तो बहुत ज़्यादा इस तरह के हमने केसेस भी देखे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि इसको समझा जाता है कि ये ना, अगर पित्ते की पथरी है तो जेनेटिकली आपके बावजदाद में, आपके दादा परदादा किसी को हो रही हैं, तब से चलती आ रही हैं, तो जिनके तो इस तरह जेनेटिकली है तो उनको होनी है। लाजमी नहीं है हर किसी को होगी, लेकिन जेनेटिक रोल है। अच्छा। बेसिकली जेनेटिक रोल में भी उनकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का इशू ही होता है। ओके। उस प्राइमरी इशू को अगर एड्रेस कर लिया जाए तो लाजमी नहीं है कि पूरे खानदान में चले। पूरे खानदान में चले। तो ये बॉडी टू बॉडी डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी हद तक अगर ये पथरी बढ़ जाए तो फिर आप सजेस्ट करते हैं कि अब इसकी सर्जरी ही होगी, उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है? और सर्जरी में भी कोई जदीद तरीका इलाज आया कि वो छोटा कट हो और कम पेनफुल हो, जल्दी वाला हो? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो अक्सर लोग हमारे पास आते हैं तो यही कहते हैं दर्द तो ये 2 साल से हो रही है, लेकिन पहले पथरियाँ छोटी थी। तो छोटी और बड़ी पथरी का इसमें रोल नहीं है। ओके। नंबर 1 पता चल जाए पथरियाँ हैं, और नंबर 2 छोटी पथरियाँ जिनको हम छोटी समझते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। क्योंकि पित्ते के अंदर छोटी पथरी ने आके मुंह को बंद करना ज़्यादा चांसेस हैं। और उसमें पित्ते की पथरियों में और गुर्दे की पथरियों में फ़र्क ये है कि पित्ते में पथरी अगर स्लिप होके
आगे जाएगी तो जो आगे रास्ता है वो और भी खतरनाक है, खतरनाक ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होगी। जी तो छोटी पथरियों को स्लिप होकर आगे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही सही तो वो आगे जाएगी तो जिगर की नाली में जाएगी। ठीक तो अगर वो नाली बंद होती है तो प्रॉब्लम ये इंतजार मत करेंगे ये जब बड़ा हो जाएगा तो जनाब फिर हम इसको करवाएंगे, आपको फौरी जब पता चल जाए तो करवा लेनी चाहिए। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब पता चल जाए तो फिर पता है कि एक चीज़ है और उसने प्रॉब्लम करनी है। जी सिर्फ थोड़ा सा है कि अगर किसी को 70 साल की उम्र में जाके पता चलता है कि पित्ते में पथरियाँ फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई है, उसमें हम दवाई से गुजारा करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज इन पथरियों को निकालने की, डिजोल्व करने की मेडिकेशंस, अगर किसी में सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है कि हो ही नहीं सकती, तो फिर इनको डिजोल्व करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि गुर्दे में पत्थरी है तो कोई बात नहीं है, पित्ते में पत्थरी है तो कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का, तो डिसॉल्व करना कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप इसको ऑपरेट ही करवाएंगे या पित्ता निकालेंगे तो ही आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, रास्ता है निकलने का, ये नहीं है कि रास्ता नहीं है। उसमें जो बाइल आ रहा है, जा रहा है, रास्ता तो है आगे छोटी आंत में जाने का, लेकिन जो आगे ट्यूब है उसके अंदर पथरी जाएगी, जिसको जिगर की नाली कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। वो पथरी उसमें जाएगी तो उसके नीचे वेल्व सिस्टम है, वेल्व बंद होते हैं, वो जब बाइल जाना तभी खुलता है। ठीक तो वहाँ अगर पथरी फंसेगी तो फिर वो रुकावट कर देगी और उससे लोगों को पीला यरकान हो जाता है, जिसको पीला यरकान कहते हैं, वो इस पथरी की वजह से। और ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि अगर पित्ता निकलवा दिया उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, खाना हजम करने में बड़ी दुश्वारी होती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ पित्ता ना हो, पित्ता एक स्टोर हाउस है, ठीक है, एक स्टोर है, वो बनाता कुछ नहीं है, वो सिर्फ इस बाइल को स्टोर करता है। ठीक कि जब हम खाना खाते हैं फैटी तो ज़्यादा मील खाएं, उसको हजम करने के लिए ज़्यादा बाइल पड़ा होता है और वो स्टोर जो है वो वहाँ से हम ले लेते हैं। ओके। तो अगर पित्ता नहीं है तो बाइल उतना ही बनना है 24 घंटे में, वो तो जिगर में बन रहा है, जिगर को नहीं पता पित्ता है कि नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। तो वो फिर बाइल थोड़ा थोड़ा आता रहता है। ज़्यादा फैटी मील खाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है, उससे थोड़ी गैस या किसी को लूज मोशन 1-2 आ सकते हैं। अदरवाइज लाइफ के ऊपर, लाइफ पैटर्न पे, डाइट पैटर्न पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इनिशियल फ्यू डेज के लिए हम कहते हैं कि आप फैटी मील्स कम यूज करें, तो बॉडी अकोमोडेट कर लेती है। सही। अच्छा सर, पहले जो आप बात कर रहे थे, एक मिसाल के तौर पे आप कह रहे थे कि 70 साल का है तो पता चला है कि बड़ी उम्र का है तो उसके अंदर जनाब पथरियाँ मौजूद है। सर, अगर किसी कम उम्र के अंदर ये हो जाए डायग्नोस, तो इनिशियली किस तरह से डील किया जाता है? कि मेडिसिन के जरिए इसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, और उसके अलावा फिर सर्जरी तो है ही ऑप्शन, लेज़र के जरिए भी क्या इसका इलाज मुमकिन है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर यंग एज में किसी को हो जाए पथरियाँ, तो हल उसका भी ऑपरेशन ही है। ओके, मेडिसिन हल नहीं है, उससे मेडिसिन हल नहीं है, उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी, निकलेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यंग एज में हो जाए तो उसमें हम कहते हैं क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, लाइफ में कभी ना कभी इशू होगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई चांस पता चला गया, अल्ट्रासाउंड किसी और मसले के लिए कराया तो पथरियां हैं, यंग एज है, तो ऑपरेशन हो जाना चाहिए, चाहे उसको कोई मसला भी नहीं है। कोई मसला नहीं है, सही। या कुछ ऐसे मरीज जो स्पेशल दवाइयाँ जिनको देना पड़ रही हैं, लाइक स्टीरॉयड है किसी बीमारी के लिए, उनका हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये इंडिकेशंस होती हैं। अब डायबिटिक्स में पथरियां हैं, उसको कुछ नहीं करें, उसको पता भी नहीं था, बाई चांस पता चला तो उसका भी ऑपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब खराबी होगी तो फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। और अगर ये पित्ता पथरियों की वजह से लीक हो जाए, कुछ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, तो वो स्टेज नहीं आनी चाहिए। लास्टली सर ये भी बताइएगा, कहा जाता है कि जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा बेस्ट है या दूसरा कट लगाकर, कौन सा आप? पित्ते का हल सिर्फ ऑपरेशन है, ठीक। और इसमें आम हमारी पब्लिक लफ्ज़ लेज़र को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, तो लेज़र नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं होती। ओके। इसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो लेप्रोस्कोपी है कि इसको बटन होल सर्जरी भी कहते हैं, की होल सर्जरी भी कहते हैं। तो इसमें पहले जो ट्रेडिशन थी वो यहाँ पसलियों के नीचे कट लगा के ऑपरेशन होता था, लेकिन अब जो है हम जो ऑपरेशन करते हैं ये लेप्रोस्कोपी करते हैं, और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर के 2 छोटे छोटे कट लगते हैं, और तीसरा बिल्कुल 5 मिलीमीटर का कट होता है, ठीक है। उसमें से कैमरा डालते हैं, उसी में से औजार डालते हैं, और उसमें से पित्ते का ऑपरेशन कर देते हैं, पित्ते को निकाल लेते हैं। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का, और बड़ी अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपने रहनुमाई की है और बताया भी है कि अवाम को जो बहुत ज़्यादा फैटी मील्स है ये नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये फिर चीज़ें जो है वो आगे जाके कॉज करती हैं और फिर जनाब पथरी जो है वो बन जाती है।
तो जनाब मुतवाज़न आपकी खुराक भी होनी चाहिए, तर्ज ज़िंदगी भी अच्छा होना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। और अगर पता चल जाए कि पत्थरी है तो उसका फिर आप हल भी निकालें, छोड़े ना ऐसे, क्योंकि ख़तरनाक भी हो सकता है। क्योंकि अब डॉक्टर साहब ने कह दिया तो फिर आप उन लोगों का भी पीछा छोड़ दें जो कहते हैं कि जनाब हम डिसॉल्व कर देंगे या आपको ये मेडिसिन देंगे उससे ये हल हो जाएगा, या बड़ा सा लेज़र किसी ने क्लिनिक के बाहर लिख के लगाया हुआ है, तो उस झांसे में आपने नहीं। जी, यहाँ वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और वो सेगमेंट आ गया है जिसका सबको इंतजार था कह सकते हैं, सबको इंतजार या मुझे भी इंतजार था, कह ले। शादी ये आप सच आजकल बोला। ये बहुत हॉट टॉपिक है इस वक्त हमारी जनरेशन में। हम देखें तो शादियां लोग कम ही कर रहे हैं, या फिर शादी के लिए राय बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती जा रही है लोगों की। तो शादी एक ज़ाती फ़ैसला ज़रूर है, मगर इसके असरात सिर्फ समाजी दायरे तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ये फ़ैसला इंसान की दिमागी और जज्बाती जो सेहत है उस पर भी गहरे असरात डालता है। और आज हम बात करें कि ऐसी तहकीक की जो स्विट्ज़रलैंड की ज़ूरिख यूनिवर्सिटी में हुई, और जिसमें 17,000 से ज़ायद नौजवानों की ज़हनी कैफियत तकरीबन 14 बरस तक मुसलसल मॉनिटर भी की गई। ज़ाहिर और तहकीक के नतायज चौंका देने वाले हैं। एक मखसूस उम्र के बाद अगर शादी ना हो तो ज़िंदगी से इत्मीनान कम होने लगता है, तन्हाई का एहसास भी बढ़ता है, और वक्त के साथ साथ डिप्रेशन की अलामात भी ज़ाहिर होने लगती हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक अगर कोई फ़र्द शादी का इरादा रखता हो तो 25 से 26 साल की उम्र दिमागी सेहत के एतबार से एक मुतवाज़न और बेहतरीन वक्त समझी जाती है, और अगर ऊपर हो जाए तो वो भी फिर जान लेते हैं अपने गेस्ट से। तो जनाब बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है मारूफ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नुशाबा अंजुम साहिबा ने। डॉक्टर नुशाबा, वेलकम टू सुरान, गुड मॉर्निंग। बतौर माहिर नफ्सियात, आप इस रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं इनको किस हद तक दुरुस्त और काबिल कबूल और काबिल अमल समझती हैं कि शादी में गैर ज़रूरी ताख़ीर वाकई ये ज़हनी दबाव और तन्हाई के एहसास को बढ़ा सकती है, और 26 से ऊपर वालों का क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके मदद करने का। शादी को अच्छा टॉपिक है, और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो पैदाइश के बाद ही बच्चों के जहनों में वो शादी का एक डाल दिया जाता है कि बस अब जो है लड़की अगर है तो बस उसको तो उसकी तो देखिए ये बिल्कुल मैं ना कुछ चीज़ों से एग्री करती हूँ, कुछ से इस सेंस में आपकी तहकीक के बारे में बात करूँगी जी। देखिए मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो नॉर्म है, हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, हमारी वैल्यूज हैं, जो हमें, मैंने ये समझा है कि पहली शादी तो आपकी मेरे ख्याल में या एक ही शादी होती है, तो वो तो आपके बाज़ औक़ात तो वो आपके बच्चियों को पता ही नहीं है, लड़कों को पता भी नहीं होता, और वो माँ बाप की रजामंदी से हो जाती है। बाज़ औक़ात तो पैदाइश से पहले भी मासूमियत में भी हो जाती है नुशाबा। रिश्ते जो हैं वो रिश्ते पहले ही तय कर दिए जाते हैं जी। मैं समझती हूँ कि शादी के सबसे पहली बात है कि शादी के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, शादी होनी चाहिए। पहली बात तो आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे शादियां करना ही नहीं चाहते, 26 साल क्या, और हम ये देख रहे हैं कि 30-40 साल क्रॉस कर रहे हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते। बाकी चीज मैं ये समझती हूँ सबसे पहली बात शादी करनी चाहिए, उसके लिए कोई एज लिमिट अगर आप मुझे कहें, मेरे हिसाब में कोई एज लिमिट नहीं है। आप जिस वक्त भी मेरे ख्याल में चाहे शादी करें ना, शादी करें, बिल्कुल करें। और शादी से देखें, पहली बात ये कि हमारे यहाँ शादी तो नहीं होती ना, बिजनेस होता है जी। वो इतना पैसा लगा देते हैं, इतना पैसा लगा देते हैं, उनको ये डर नहीं होता कि रिलेशनशिप, उनको ये डर होता है यार कि वो लोग क्या कहेंगे या होगा, या फिर वो ये कहते हैं जी कि हमारे यहाँ मसला शादी ना चलना का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम शादियों में कंपैटिबिलिटी को मद्देनजर नहीं रखते। और शादी बच्चे अर्ली एज में हो जाए तो बच्चों में अडेप्टेबिलिटी का लोग कहते हैं कि नहीं होता, मेरे ख्याल में हो जाता है। जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो यकीनन हो जाता है, लेकिन फिर भी आजकल के ज़माने में जिधर इतने चैलेंजेस है, जिधर आपके स्टैंडर्ड्स खूबसूरती के, वैल्यूज के वो इतने ज्यादा आर्टिफिशियल जी। उसके लिए नुशाबा हम इस तरह भी देखते हैं कि बहुत करोड़ों लाखों लगाकर भी एक शादी होती है, और आपको आइडिया नहीं है कि वो 1 महीने बाद शायद डिवोर्स हो जाए, खुदा ना खास्ता, वो शादियां चलती भी नहीं है। तो हमारी शायद प्रायोरिटीज़ भी बदल गई हैं शादियों को लेकर, जिस तरह से पहले कॉन्सेप्ट होता था। और अब हम ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक ये चीज़ भी चल रही है कि अगर आप 25 या 26 क्रॉस कर गए और आपकी शादी नहीं हुई है, इट मीन्स कि आप एक डिवोर्स से बच गए हैं। अब देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिस कदर ये रेशो चल रहा है इस वक्त हमारे पास ब्रेकअप्स या डिवोर्स का,
अगर हम अपने कैपिटल में ले तो हर 3 में से 2 शादियां या 1 शादी आपकी टूट रही है। और ये वो शादियां नहीं है जो आम शादियां, ये वो शादियां हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पे जिसके ऊपर अखराजात किए जाते हैं। और ये एक जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक अच्छा साइन नहीं है कंपैरेटिवली उन लोगों की शादियां जो कि बेचारे अपनी डे टू डे एक्सपेंस को पूरा कर रहे हैं। मैंने ये देखा है कि वो उनके 5-6 बच्चे भी हो गए हैं और वो आपस में फिर भी जो है वो खुश है। तो जो ब्रेकअप्स ज्यादा हो रहे हैं वो एक क्लास में ज्यादा हो रहे हैं, वो उसमें नहीं है कि जिनके उन बेचारों को तो, गरीब लोगों को तो रोटी कपड़े और मकान से ही फुर्सत नहीं है कि वो उसको देखें। मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड जितने आप हाई करते जाएं, चाहे वो आप लड़कियां जो बैठी हैं तो वो बैठी हैं कि उनको उनके जोड़ का नहीं मिल रहा। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये समझती हूँ कि प्लीज शादी के कल्चर को प्रमोट करें। इस डर से शादी ना करना, बच्चे करना ही नहीं चाहते कि टूट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि आप जिस डगर पे मुआशरा जा रहा है उसमें उसको आसान कर दें। शादी के जिधर आपने खाना 1 डिश, आप कहते हैं कि 1 डिश है, मैं ये समझती हूँ कि जहेज को लेकर पहले बात की जाए, बच्चियों के कि उसको बैन किया जाए, जहेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। माँ बाप को उनको कहना चाहिए कि बच्चियों को इनहेरिटेंस में जहेज के बजाय अगर वही उनको इनहेरिटेंस में, जो कि उससे जान छुड़ाने के लिए वो जहेज में 4 चीजें बच्ची को देके रुखसत करते हैं, तो मेरे ख्याल में इनहेरिटेंस में लड़कियों को एम्पावर्ड करने के लिए उनके लिए जरूर रखें। और दूसरी चीज है कि शादियों को मस्जिदों में, आप मस्जिदों के अंदर निकाह का जो है उसको करें कि आप सिंपल निकाह करें और बाकी चीजें जो है उसका हमारे दिन से कोई ना, हमारे कल्चर से कोई ताल्लुक है। जी बिल्कुल ठीक है नुशाबा, सादगी को अपनाना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। रिसर्च की दोबारा से एक दफ़ा बात कर लेते हैं। मतलब वो रिसर्च ये बताती है, जो उसके नतायज हैं कि एक सर्टन एज के बाद जनाब आप आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिर डिप्रेशन की जो अलामात हैं वो भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और 29 साल की उम्र के करीब तो ये शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। आप क्या समझती हैं नफसियाती तौर पर, क्या ये कोई नेचुरल प्रोसेस है या फिर क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है उसमें भी आप ऐसा ही रुझान देखते हैं? देखिए, इसका बिल्कुल नेचुरल है। आप ये देखें कि एक एज है जिसके अंदर बच्चा जब एक प्यूबर्टी से एडोलेसेंस की तरफ जा रहा है, जो कि एज शुरू हो जाती है आपकी टीन एज, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और ये इस एज के में बच्चों के मामलात आप ये देखें कि मेरे ख्याल में आप उनके लिए शादी हो जाना, मैं इसको माइंड नहीं करती। अगर लोग ये कहे कि नहीं जी 26 साल एज है, मैं नहीं समझती। बच्चियों की शादी बहुत टाइमली कर देनी चाहिए। अगर वो अपनी तालीम का या किसी बाज़ औक़ात हमारे यहाँ तो आप देखें ना 8-8 सालों में तो PhDs हो रही हैं, तो वो लड़की PhD करते करते या तो होना कि हमारा तालीमी निज़ाम भी इस तरह है कि बच्चियों को अपनी तालीम मुकम्मल करते हुए वो 25, 26, 27, 28 क्रॉस कर जाती है। लड़के के लिए तो चलो ठीक है, लड़के के लिए वो एज ठीक है क्योंकि उसने नुशाबा अगर ये PhD का दुरानिया कम कर देंगे तो फिर वो जो सुपरवाइजर के काम करने हैं, उसकी जो क्लासेस लेनी है, वो फिर कौन लेगा? वो फिर उन्हें खुद लेनी पड़ेगी। देखिए, हमारे यहाँ तो आप ये छोड़ दें, वो बाज़ औक़ात बच्चियों को सुपरवाइजर्स के साथ ही निकाह करना पड़ जाता है। वो आप छोड़ दें बात, वो PhD इतनी लंबी हो जाती है, वो एक अलग टॉपिक ही चला जाएगा। जी मैं इसको ये बात समझती हूँ कि शादी का आप सिर्फ एक 26 साल तक इसको मत रखेंगे, उसमें दूध रखेंगे जी 26 साल तक है या था। मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त आपको वो कंपैटिबिलिटी नजर आए, पेरेंट्स को प्री मैरिज काउंसलिंग या प्री मैरिज आजकल कंपैटिबिलिटी टेस्ट जरूर करवा लें। लेटर ऑन बहुत सारे मसाइल निकल आते हैं। और लिमिट की जहाँ तक बात है, अगर एक रिश्ता या एक डिवोर्स से आप बच गए हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एक दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएं। और अगर उधर से भी नहीं बच गए तो मेरे ख्याल में शादी के, इवन हमने ये देखा कि जिन लोगों की लेट एज में शादी हुई है और एक ब्रेकअप या किसी के बाद हुई है, तो ठीक है, उसमें वो ज्यादा बेहतर मेच्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए बुजुर्गों के अंदर में एक बात मुझे बड़ी क्लियर होता है कि हमारे यहाँ लोगों को रिटायरमेंट के ऊपर फौरन लेके चला जाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है, तो ये जो आइसोलेशन है उससे बचने के लिए, आइसोलेशन से, देयर इज नो हार्म इन गेटिंग मैरिज।
इसमें कोई भी या मेरा फिर नहीं नुशाबा time साहिबा आप जाएगा। कहना चाह रही हैं कि बुजुर्गों से शादी कर लेनी चाहिए, यंग लड़कियों को वो चल जाती है। I'm not talking about this, ये देखिए वो तो आजकल वो शुगर डैडीज का आप एक दूसरी टर्म भी लेके जा रही हैं। आजकल शादी कौन करता है जी, हम बड़ी तो शुगरी कुछ बातें कर रही हैं है आपके नुशाबा। लिए कि अगर आपकी 3 4 5 अगर आपके गर्लफ्रेंड्स हैं या वो बॉयफ्रेंड वाला कल्चर चल रहा है उसमें शादी कौन करता है शादी कौन बुजुर्ग करता से या उससे लड़की। बिल्कुल मैं समझती हूँ इसमें कोई मुजायका नहीं है कि अगर आपको कोई नो भी एज डाउट, ग्रुप है नो डाउट किसी भी नुशाबा age साहिबा, ये गलत कल्चर है। शादी टाइमली होनी चाहिए और कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपने भी कहा, और एक ही हो, अच्छी हो और चलनी भी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये सोचकर शादी करनी चाहिए कि इसको चलाना है, क्योंकि बाज लोग अब ये देखिए, सबसे कॉन्सेप्ट पहली बात ये कि शादी एक ही होती है, वही होती है जो आपकी पहली, जिसमें से आपने अपनी औलाद, ऑब्वियसली एक खानदानी निजाम, क्योंकि देखिए इसके टूटने से जो सबसे ज्यादा चीज मैं समझती हूँ कि माँ बाप को बड़ा ख्याल करना चाहिए बच्चियों के रिश्ते, क्योंकि वो उनकी चॉइस कम ही हमने देखी जिसके अंदर उन्होंने अपना खानदान लेकर चलना है और फिर लेटर ऑन बच्चे बहुत सफर करते हैं, बहुत ज्यादा सफर करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बाद वो माँ बाप की जंग का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पहली शादी, लेकिन हम उसके ऊपर बात करें कि 25-26 साल तक लड़के के लिए और लड़की के लिए भी मेरे ख्याल में 17-18-19 साल के बाद शादी कर देनी चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाई जो है वो लेटर ऑन जिंदगी सारी आज तक हम पढ़े हैं, तो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। शादी की आप उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें उन लोगों के लिए जो बेचारे वाकई कुछ सोच रहे डॉक्टर हो शादी नुशाबा, करने का जरा ये भी रहनुमाई कर दें कि आपकी गुफ्तगू सुन के अगर कोई ये फैसला कर लेता है शादी करने का, चाहे वो उम्र के थोड़े से बड़े हिस्से में ही है, लड़का है या लड़की है, तो ऑब्वियसली एक माइंडसेट भी चेंज हो चुका होता है डिफरेंट एक्सपीरियंस के बाद। तो किन चीज़ों को उन्हें मद्देनजर रखना चाहिए, कितना अंडरस्टैंडिंग उन्हें खुद को बनाना चाहिए ताकि अगर आप इस उम्र में भी शादी करें तो वो कामयाब रहे? देखिए, सबसे पहली बात जैसे इन्होंने भी कहा कि हमें ये सोच कर शादी करनी चाहिए कि ये एक, देखिए शादी हमारे लिए एक, मैं ये समझती हूँ कि ये एक सुन्नत है और इसको जिस तरह आप बाकी मामलात को सोच के करते हैं, आप नमाज पढ़े हैं, आप बाकी रिचुअल्स को या आपने उसको फॉलो करते हैं, ईद का त्योहार मनाते हैं, शादी को आप एक इबादत, जिस वक्त तक आप ये बात नहीं समझते कि इसके अंदर हमने पेशेंस लेवल बिल्कुल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने जाना है और हमने इसको निभाना है। लेकिन देखिए, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। यूजुअली ये होता है कि हमने देखा कि एक शख्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी आप नहीं डाल सकते। ये वो रिलेशनशिप है जिसमें अल्लाह ताला ने इस वजह से अलहदगी भी रख दी मेरे ख्याल में, क्योंकि इसमें जबर नहीं है, प्रॉक्सिमिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है कि जिस वक्त तक लड़का या लड़की वो दोनों तौर पर वो इंटीमेसी डेवलप नहीं कर सकते, ये शादी चल ही नहीं सकती। इंटीमेसी के लिए आपको एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में वो सारी चीजें लेकर चलनी चाहिए। घर वालों को और खानदान वालों को ये चीज का भी ख्याल करना चाहिए कि एक लड़की एक नई जगह से आई है, लड़का, उनको टाइम दे। फौरन रिएक्शन में बच्चे बड़े रिएक्टिव हो रहे हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया में आपकी देखिए दुरानियां बहुत कम है पेशेंस का, वो इतनी जल्दी फौरन हर चीज पे रिएक्ट सोशल मीडिया की बात करी और सोशल मीडिया पर ही हमने देखा है कल्चर, कपल कल्चर है, इतना आम है, वो हम देखते हैं, यंग जनरेशन देख रही है, जनरेशन जी जिसको कह लें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इतना आम हो चुका है। वो एक रिलेशन में चल रहे होते हैं, शादियां नहीं करते हैं और फिर जब शादी हो जाती है वो इतनी चलती नहीं है, फिर वो टूट भी जाती है कि हम बोर हो चुके हैं। वो सारा कल्चर ये देख कर जब एक बच्चा या बच्ची वो सोशल मीडिया पर चीज़ देखती है तो वो कैसे फिर फैसला कर सकती है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जितनी भी यंग जनरेशन है वो तो अब तजब्जुब का शिकार है कि कोई कश्मकश इसमें है कि करनी है या नहीं करनी है। इस नफ्सियाती चीज को कैसे दूर किया जाए? वो चार्म ही खत्म हो गया ना। एक वो चार्म था जो कि खत आने पर एक लड़की को या एक लड़के को मिलता था। वो जो एक पुराने टाइम के अंदर एक इमोशंस जो है, मैं जिसके ऊपर बहुत तकलीफ में भी जाती हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे, मैंने कहा है कि मैंने 16-17 साल के बुजुर्ग देखे हैं और एट टाइम्स वो जो जनरेशन थी 70-80 साल की, 50 साल 60 साल,
उनको मैंने ज्यादा अलाइव देखा है, क्योंकि उनके जो जज्बात थे या इमोशंस थे उन्होंने उनको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। आजकल हमारे यहाँ जो मामलात हैं, अगर आप देखें बच्चे बच्चियों के अंदर, घरों के माहौल ऑब्वियसली मैटर करते हैं। आप अपने बच्चों को सारी आसाइशें दें, लेकिन वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ऐसा ना करें कि वो जो वैल्यूज आपने लेकर देखी कि बच्चे बच्चियां, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, इवन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो अभी हमें देखकर थोड़ा सा ठीक है, ऐसे वैल्यूज से दूर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुशाबा आपके वक्त का। और शादी जी वक्त पर करनी चाहिए और कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, टेस्ट भी है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी है और सुन्नत भी है। दीन भी हमें यही कहता है कि शादी कर लेनी चाहिए। और ऑब्वियसली अगर लेट हो जाता है तो वो फिर जज्बाती या नफसियाती मसाइल तो, लेकिन शादी करने की वो कोई एक उम्र वाज़े नहीं है, कोई महदूद नहीं किया गया। जब दिल करे शादी कर ले। पहली देख लेते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम का कहा जाता है, भारत की आईसीसी में इजारादारी की बदौलत सियासत का अखाड़ा बन चुका है। T20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी ने बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बजाय फैसला सुना दिया। आईसीसी बोर्ड मेंबर्स ने कह दिया कि अगर बांग्लादेश नहीं आता तो मुतबादल टीम को शामिल कर लेंगे। आईसीसी का मौक़िफ़ है कि आज़ाद सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में खिलाड़ियों, मीडिया और फैंस को कोई ख़तरा नहीं। अब गेंद बांग्लादेश के कोर्ट में है, उनके पास सोचने के लिए सिर्फ चंद घंटे हैं। क्या वो वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से बाहर होने का खतरा मोल लेंगे या फिर आईसीसी के दबाव में आकर अपनी टीम भारत भेजेंगे? मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद ये कैसे कहा जा सकता है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में महफूज हैं? स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याया साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, क्या ये मुमकिन नहीं था कि आईसीसी हाइब्रिड मॉडल को अपना लेता जैसा कि एशिया कप में हुआ, या भारत के मामले में आईसीसी के हाथ बंधे हुए हैं? सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने बात की कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हठधर्मी भी जारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का मजमुआ है। और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो ये कहना कि जनाब भारत की वहाँ इजारादारी है और भारत का वहाँ असर और रसूख है, ये कहने में अब कुछ बचता है नहीं। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते हैं, आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर वो अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप उनके हाथ से चला गया। और अभी पिक्चर खत्म हुई नहीं है, अभी इस फिल्म का एंड लिखना बाकी है। क्योंकि देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वक्त बांग्लादेश के हुक्काम से बात करने के लिए बांग्लादेश आ रहा था, तो भारतीय हुक्काम जो उस आईसीसी वफ्द में शामिल थे, उनको बांग्लादेश की हुकूमत ने वीजा नहीं दिया। तो अब देखने गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो ये कह दिया बांग्लादेश से जाइए भारत के लिए, वहां पर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान सियासी कशीदगी इस वक्त मौजूद है, तनाव मौजूद है, उसको देखते हुए अगर भारत की हुकूमत ने बांग्लादेश की टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया, तो मेरा सवाल फिर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहाँ खड़ा होगा। जी, अच्छा याया साहब, हमने देखा आईसीसी कह रहा है कि जी नई टीम शामिल की जाएगी। क्या कवानीन के मुताबिक टूर्नामेंट के इतना करीब क्वालिफाइंग राउंड से बाहर की टीम को शामिल करना कानूनी है? देखिए, ऐसा पहली बार हो नहीं रहा। 2009 में भी, यानी आज से कुछ 17 साल पहले ऐसे हो चुका है, जब इंग्लैंड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेकंड एडिशन का होस्ट था। वहां पाकिस्तान चैंपियन बना था। वहां जिम्बाब्वे की टीम को इंग्लैंड ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जो रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत थी, उनके जो सफेद फार्म लोगों के हवाले से इक़दाम थे, कवानीन थे, उस पर इंग्लैंड ने एहतजाज किया था और उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम को वीजा दिया नहीं था और जिम्बाब्वे की टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई थी। अब ये जो मसला बांग्लादेश और भारत का है, ये एक जेन्युइन मसला है और माजी में भारत की टीम भी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार करती रही है। तो अब देखना यह है कि बांग्लादेश की आवाज को दबाया गया है यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को हैट्स ऑफ कहेंगे, जिन्होंने हक के साथ, एक मजलूम के साथ खड़े होकर अपना किरदार अदा किया।
अच्छा याहिया साहब, हम देखते हैं कि अगर बांग्लादेश वाकई बाइकआउट कर देता है तो क्या आईसीसी के पास इतना बड़ा माली नुकसान बर्दाश्त करने की सकत है, क्योंकि बांग्लादेशी फैन बेस तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये क्यों कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और 12 मुल्कों ने उसके हक में वोट क्यों दिया है। जी देखिए, बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में खेले ना खेले, कोई फायदा नुकसान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को होने वाला है नहीं। बांग्लादेश और इंडिया का मैच या बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच खैर इस टूर्नामेंट में तो है नहीं, अगले मरहले में हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की टीम इस टूर्नामेंट में नहीं आई तो $1 मिलियन का बांग्लादेश के ना आने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नुकसान हो जाए। क्योंकि आईसीसी के इवेंट में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भारत, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इन मैचों की कोई हैसियत है नहीं। सिर्फ एक मैच बिकता है, एक मैच दिखता है, और वो है पाकिस्तान और भारत का मैच। $1 मिलियन का वो मैच होता है और $1 बिलियन उस मैच पर लगते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो मैच ना हो तो फिर सारे मैच जो है वो बेवकूफ हो जाते हैं। तो ये कहना कि बांग्लादेश के आने से कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बांग्लादेश के आने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नुकसान होगा तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों का होगा। सही। अच्छा याहिया साहब, वोटिंग में अक्सरियती अरकान ने मुतबादिल टीम का कहा है, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड भारत बीसीसीआई की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते? देखिए, अब इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें मुल्कों को इन चीजों को देखना होगा। अभी आपको याद होगा मुंडाई बीच में जो वाकया हुआ, जी, जहाँ पर जो फायरिंग का वाकया हुआ जिसमें भारतीय निजात शहरी जो था वो मुलव्विस था। अगर इस तरह का कोई वाकया ऑस्ट्रेलिया की और भारत की हुकूमत के दरमियान हो जाए तो क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम को भारत भेजेगा खेलने के लिए? क्या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई खड़ा होगा? यहाँ पर उसूली मौकिफ की बात होनी चाहिए थी, कुछ बांग्लादेश की सुननी चाहिए थी, कुछ लचक का मुजाहरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता, ऐसा नहीं हुआ। तो ये अब आगे दूसरे मुल्कों को भी देखना होगा। ये कहना कि जी सारे जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ हो गए, बांग्लादेश के खिलाफ कोई नहीं हुआ, कमजोर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, अगर आप इसको इस तरह कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। सही। या ये सब लास्टली इस पर भी कमेंट कर देंगे, अगर कल को बांग्लादेशी टीम भारत जाती है, एक सिचुएशन है और वहाँ किसी खिलाड़ी पर कोई भी किसी भी तरह का जुमला कसा जाता है, हरासानी का वाकया कोई हो जाता है, जो कि माजी में भी भारत के अंदर हो चुके हैं, तो इसका फिर जिम्मेदार कौन होगा, आईसीसी या फिर मेजबान मुल्क? देखिए, आपका सवाल बजा है, लेकिन चूंकि इस वक्त जो जय शाह साहब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मामलात को देख रहे हैं, उनके वालिद अमित शाह जो हैं वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई खास समझे जाते हैं। तो वो अपने बेटे के लिए डेफिनेटली हाथ पांव छोड़कर तो बैठेंगे नहीं, और वो चीज को मेक श्योर करेंगे कि उनके बेटे के लिए कोई दिक्कत, कोई मुश्किल ना हो। और जहां तक रही बात बांग्लादेश के साथ किसी नाखुशगवार वाक़े की, तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है, कौन बात कर रहा है। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत ने किया, शुरुआत तो भारत ने की ना, तो जो भारत ने किया, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन छोटी आवाज थी, कमजोर आवाज थी, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर दबा दिया गया। अगर ये कहूँ तो कहना गलत होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया याहिया साहब आपके वक्त का। और सूरत हाल यही है, और इस तरह से ही सियासत करता है, खेल में भी सियासत करता है। पहले पाकिस्तान के साथ करता रहा, अब बांग्लादेश की बारी। और अगर इन केस अब हम देखें बांग्लादेश अगर इनकार कर देती है तो किसको मौका मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भारत खुद भी इस चीज़ में फ़ायदा उठा चुका है, कई बार ये कह चुका है कि जनाब उनकी टीम को खतरा है, कोई दहशतगर्दी के वाक़े का खतरा है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो जनाब हमने देखा कि आईसीसी ने मुकम्मल तौर पर उन्हें फेवर किया, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के अगर कंसर्न्स मौजूद हैं जो कि जेन्युइन भी हैं, तो उसके बाद आईसीसी को चाहिए था कि बांग्लादेश को भी फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन वही बात है, कमज़ोर को दबाया। और उज़ैर, कुछ वाक़यात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये इनको अगर ख़तरा है तो सबको तो इनसे ख़तरा है, पहला तो सवाल ये होना चाहिए। खैर, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जी मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। कुदरत ने मौसम का गेर बदल दिया है और एनडीएमए ने ख़तरे का सायरन बजा दिया है। एनडीएमए के मुताबिक पाकिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक ऐसा सिलसिला दाखिल हो रहा है जो अगले 48 घंटों तक निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर सकता है। वो लोग जो वीकेंड पर मरी, सवात या शिमाली इलाकों का रुख करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो होशियार हो जाएं। महकमा मौसमियात ने वाज़े किया कि ये महज बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी और नदी नालों में फ्लैश फ्लड्स भी हो सकते हैं और अचानक सैलाब का सबब भी बन सकता है।
तो कराची के बासियों के लिए खबर ये है कि मगरबी हवाओं का ये सिस्टम समंदर किनारे भी गरज चमक के साथ बरस सकता है, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इम्तिहान होगा। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बदस्तूर कायम है, जिसने हद निगाह को सिफर कर रखा है। यानी एक तरफ आसमान से पानी बरसेगा तो दूसरी तरफ जमीन पर धुंध सफर को नामुमकिन बनाएगी। बात कर लेते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एनडीएमए ने जनवरी तक के लिए जो अलर्ट जारी किया है, क्या ये हम मामूल की बारिशें इसे समझें, एक्सपेक्ट करें, या मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये गैर मामूली शिद्दत भी इनमें हो सकती है? देखिए, ये पहला वेदर सिस्टम है जो अच्छा वेदर सिस्टम है, जो विंटर का वेदर सिस्टम जो हमें अप्रोच कर रहा है। और इस वक्त भी बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जो बलूचिस्तान में है वो शुरू है। बाद ये सिस्टम जो है वेस्टवर्ड्स मूव करेगा और मुल्क के जो ज्यादातर हिस्से हैं, जिसमें सिंध के ज्यादातर हिस्से हैं, बलूचिस्तान, पंजाब के ज्यादातर हिस्से, खैर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों को अपने लपेट में ले लेगा। और आज शाम या रात के वक्त से पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में, खैर पख्तूनख्वा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा ज़हीर साहब, दरियाए काबुल और शिमाली इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का जिक्र है। वो लोग जो दरिया के किनारे आबाद हैं, उन्हें फौरी तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखें, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है, जिसकी वजह से हवा, तेज हवाएं, गरज चमक, बारिश और उसके साथ स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है। तो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज कह रही हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज, तो उसके मुताबिक अमल करें। पानी जो है उससे दूर रहें। जो ट्रैवल कर रहे हैं, खास तौर पे आज रात के वक्त, आज शाम से और कल पूरा दिन जो है वो अनयूजुअल ट्रैवल जो है, जो गैर जरूरी सफर है, उससे जो है वो गुरेज करें। और तमाम एहतियाती तदाबीर खास तौर पे सफर करते हुए, रहते हुए या मूवमेंट के दौरान जो है उसको जरूर मद्देनजर रखें। अच्छा ज़हीर साहब, मलिका कौसार में भी बर्फबारी की खबरें हैं और लोग, आपको पता है, बड़ी तादाद में रुख करते हैं। तो ऐसे में मरी और गलियात जाने वालों के हवाले से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि मरी में बड़ा खौफनाक सानिया पेश आया। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या खास अलर्ट करना चाहिए इदारों को भी, और आप भी क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो मरी की हों या गलियात की हों या भी माउंटेनियस एरियाज की हैं, वो गाय बगाए आगाही की मुहिम चलाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि जो गैर जरूरी सफर जो है पहाड़ों की तरफ जो है वो ना करें। इसी तरह जो भी अगर आपको ट्रैवल करना भी पड़ रहा है तो आप अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलें। अपने साथ कोई जरूरी चीजें जो हैं वो गाड़ी के अंदर जरूर रखें और वेदर फोरकास्ट और वेदर अलर्ट से एहतियात से ट्रैवल करें। अच्छा ज़हीर साहब, लास्टली बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा था कि सर्दी की शिद्दत में अभी दोबारा से इजाफा होगा। अभी हम देख रहे थे कि मौसम थोड़ा मुनासिब हुआ है, लेकिन अभी आगे मजीद आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि कोई कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। खासतौर पर अगले 2 रोज के दौरान तो टेम्परेचर्स जो हैं, खासतौर पे जो रात के दर्जा हरारत हैं, बारिश के पास जो है दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाएंगे। और जब वेदर का सिस्टम गुजरेगा तो उसके बाद कुछ मैदानी इलाकों में फॉगी कंडीशंस जो हैं वो दोबारा डेवलप होने के चांसेस हैं। फिलहाल फॉगी कंडीशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी। मैदानी इलाकों में कुछ दिनों से फॉग कंडीशंस एज सच कोई सिग्निफिकेंट नहीं थी। बारिश के दौरान भी फॉग की कंडीशंस जो हैं वो सबसाइड कर जाती हैं, ठीक। तो लेकिन उसके बाद फिर फॉगी कंडीशंस बढ़ जाएंगी क्योंकि स्नोफॉल ज्यादा एक्सपेक्टेड है माउंटेनियस एरियाज में। तो इस वजह से जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पे भी टेम्परेचर्स जो हैं। ज़हीर साहब, ये बता दीजिएगा कि मैदानी इलाकों में खासतौर पर हमने पिछले दिनों में जनवरी के स्टार्ट में जो हमने सर्दी का देखा है, जोर देखा है, क्या बारिशों के बाद भी इतनी सर्दी होगी या उससे कम तवक्को की जा रही है? देखें, क्योंकि अब जनवरी के एंड में आ रहे हैं और फिर फरवरी का स्टार्ट शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त टेम्परेचर्स जो है थोड़े से माइल्ड होने शुरू हो जाते हैं, खासतौर पे मैदान के जनूबी मैदानी हिस्सों में। और फिर हम ग्रेजुअली जो है वो स्प्रिंग सीजन की तरफ दाखिल हो रहे होते हैं, तो किसी हद तक टेम्परेचर्स माइल्ड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें टेम्परेचर्स, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह हुई होगी, तो काफी हद तक उसमें गिरे हुए होंगे। सही, पहाड़ी इलाकों में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स गिरेंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब आपका। और मौसम हम देख रहे थे कि अब तो धूप निकलना शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन अगर हम इलाकों में देखें, नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें, वहाँ पर बर्फ़बारी मुतवक्के है, बारिशें होंगी, तो एहतियात से आपने सफ़र करना है। जिस तरह ज़हीर साहब बता रहे हैं कि आप फोरकास्ट चेक करके फिर अपने सफ़र को प्लान करके आप जा सकते हैं, बर्फ़बारी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। पंजाब ट्रैफिक पुलिस का यह दावा है कि वो अब रिवायती पुलिस नहीं रही, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर मुंतकिल हो चुकी है।
शहर भर में कैमरों का जाल बिछा दिया गया है और ई चालान घरों तक पहुंच रहे हैं और दावा है कि हेलमेट ना पहनने वालों को अब पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा खवातीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को आसान बनाने की बात भी की जा रही है ताकि वो बाइख्तियार हो सके। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन शहरियों को शिकायत ये भी हैं कि सिस्टम अक्सर गलत चालान भेजता है और वार्डन्स का जो रवैया है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर साहब। उनको हमने ताकि हम जान सकें कि AI से ट्रैफिक किस हद तक बेहतर हुई है और क्या ये इकदाम वाकई हादसा कम कर रहे हैं या महज रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक नया तरीका है। तो सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ट्रैफिक पुलिस AI से कितनी मदद ले रही है ट्रैफिक चालान या सिस्टम के हवाले से, क्या बेहतरी आई है, अदाद शुमार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक पुलिस के लिए जो 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी कारकर्दगी को इवेल्युएट करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में जो जानें ज़ाया होती हैं उनमें कमी लाना। दूसरा, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, सड़कों के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह और स्पेशली शहरी इलाकों में कम से कम टाइम लगे और लोगों को कम से कम जहमत हो। और तीसरा कंपोनेंट ट्रैफिक लॉज इन्फोर्समेंट। ट्रैफिक लॉज में अगर हेलमेट पहनना या बेल्ट बांधना या गाड़ी चलाते हुए फ़ोन इस्तेमाल ना करना है तो उस पर हम कितना इन्फोर्स कर सकते हैं। तो जो AI का इस्तेमाल है वो अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे हमारे सेफ सिटी के कैमराज इंस्टॉल्ड हैं वहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अराउंड 1 मिलियन वायलेशंस जो हैं हम पूरे पंजाब में एक दिन में डिटेक्ट करते हैं। हम तो बहुत कम टिकट्स भेजते हैं। तो सर, ये बताते हुए आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई झोल है? नहीं, मैं सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि कानून पर अमल दरामद करना, गाड़ी चलाते वक्त कानून और ज़वाबित का ख्याल रखना, कोई बहुत ज़्यादा इस पे लोग गौर नहीं करते। तो अगर तमाम वायलेशंस जो AI के थ्रू हमारे नोटिस में आती हैं उनके ऊपर हम टिकट्स इशू करना शुरू करें तो वो मिलियंस की तादाद में होंगे, हज़ारों में नहीं होंगे। हाथ खोला रखा जाता है जी। सो इसमें AI हमारी काफ़ी मुआविन है। जहाँ तक है ट्रैफिक कंजेशन का ताल्लुक और इंक्रोचमेंट्स का ताल्लुक, तो हम सारे पंजाब से डेटा इकट्ठा करते हैं, विजुअल डेटा भी इकट्ठा करते हैं, डेटा भी इकट्ठा करते हैं और AI बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं। यानी आप कह लीजिए कि हम एक मॉक सिस्टम अपने पास बना लेते हैं जो हमें प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस टाइम पे इस रोज़ इस सड़क के ऊपर ट्रैफिक का रश ज़्यादा होगा और उसके हवाले से हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की तरफ जाते हैं। जहाँ तक एक्सीडेंट रिडक्शन है उसमें ज़्यादातर काम मैनुअल है और वो कनेक्टेड है लॉ को फॉलो करने में। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त लेन लाइन का ख्याल रखें, हद स्पीड जो है उसका ख्याल रखें, हेलमेट पहने, डिस्ट्रैक्ट ना हों, फ़ोन ना इस्तेमाल करें तो एक्सीडेंट का ख़तरा कम हो सकता है। सर, हमें वन ऐप के बारे में भी बताइएगा, उसमें शहरियों के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं? वन ऐप इज़ बेसिकली सेफ सिटी इन योर हैंड। वन ऐप इज़ बेसिकली एविडेंस बेस्ड एनफोर्समेंट। सो पहला उसमें कंपोनेंट ये है कि जो भी आपकी वायलेशन है वो हैंड हेल्ड डिवाइस पे रिकॉर्ड हो जाएगी, 7-8 सेकंड की वीडियो। अगर आप कोई भी वायलेशन कर रहे हैं तो वो टिकट के ऊपर QR कोड की सूरत में आ जाएगी। आप खुद अपने फ़ोन से देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा था जिसका ये नतीजा निकला है। दूसरा, तमाम डेटा जो पुलिस के पास है, अगर गाड़ी किसी केस में वांटेड है, अगर किसी ड्राइवर के पहले चालान हो चुके हैं जो उन्होंने पे नहीं किए, उन्होंने एक्साइज की जो टैक्स थे वो नहीं पे किए, तो वो सारे के सारे वहीं पे अवेलेबल होंगे और उनको बताना पड़ेगा। जो शहरियों के लिए इसमें सहूलत है कि ऑनलाइन कंप्लेंट वो कर सकते हैं। वहीं पे अगर उनको शिकायत है कि उनके साथ रवैया ठीक नहीं है या खामखा उनके ऊपर एनफोर्समेंट एक्शन किया गया तो वहीं से हमसे रब्ता करके। तो सर, जो पहले रास्ता ऐप चल रही थी वो अभी भी वैलिड है या अब सिर्फ वन पे ही मुंतकिल हो गया? रास्ता ऐप इज़ वैलिड। रास्ता ऐप ज़रा डिफरेंट है। उसमें जो रोड कंजेशन है उसके बारे में रहनुमाई की जाती है। हमारे लाइसेंसिंग सेंटर पे जाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। वेयर एज
वन ऐप इज़ एनफोर्समेंट है। ठीक है, वो आप ये समझ लीजिए कि सेफ सिटी का छोटा सा कैमरा है जो आपके हाथ में है। अच्छा वकास साहब, ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें ना तो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है कि औरत रोड पे निकल आई है तो एक्सीडेंट ही होंगे, गाड़ी ख़राबी। इस बात की आप सही निशानदेही कर दें कि ख़वातीन गाड़ी अच्छी ड्राइव कर रही हैं? जी, हम जो है इस चीज़ के बारे में बड़े कॉशियस हैं कि जो हमारी सर्विसेज हैं वो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी तक जाएं और एक तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का टूल बने। हमारी बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल करने के बाद जॉब इसलिए नहीं कर सकती कि उनको जॉब की जगह पे आने जाने की दिक्कत है, तो हम उनके लिए लाइसेंसिंग कर रहे हैं। हमने जो अपनी मोबाइल फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं जिसको हम मोबाइल लाइसेंसिंग वैन कहते हैं, उसका 20% पिंक वैन्स हैं जो कि स्पेसिफिकली ख़वातीन को सर्व करती हैं। और उसमें भी हम टारगेट करते हैं यूनिवर्सिटीज़, विमेन कॉलेजेस, विमेन वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वो फैक्ट्रीज़ और ऐसे इदारे जहाँ पर ख़वातीन बड़ी तादाद में काम करती हैं, ताकि वो एक फेमिलियर एम्बियंस में अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकें, अपना लाइसेंस ले सकें। इसी तरह जो हमारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहाँ पे भी ख़वातीन के लिए हमने ख़वातीन ट्रेनर्स रखी हैं, सिमुलेटर्स अरेंज की हैं ताकि ख़वातीन अपनी जो कह लें कि कंफर्ट जोन के अंदर गाड़ी चलाना सीख सकें, लाइसेंस ले सकें और एतमाद के साथ सड़क पे आके गाड़ी चला सकें। सर, बॉडी कैम लगाए गए, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, कितने आप उसके मुस्बत रिजल्ट्स देख रहे हैं और आपको भी अकाउंटेबिलिटी करने में कितनी आसानी हुई? दोनों तरफ से, बोथ साइड अक्रॉस द लाइन, यानी हमारे जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं उनका रवैया भी एक्सपोनेंशियली बेहतर हो जाता है, बिकॉज उनको पता होता है कि हमारा सारा कॉन्डक्ट, हमारी आवाज़, हमारी मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो शहरी हैं वो जो ही बॉडी कैम के लाइट्स देखते हैं तो उनका लहजा और ज़ुबान भी बदल जाती है, पंजाबी बोलते हुए उर्दू बोलने पे आ जाते हैं, बिकॉज दे नो कि दे आर बीइंग रिकॉर्डेड। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारा हर ऑफिसर जो इन्फोर्समेंट ड्यूटी कर रहा है, जिस के साथ पब्लिक का इंटरफेस है, वो बॉडी कैम। वार्डन्स को तो बॉडी कैम लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा कि काम ख़राब करते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, बात को वो बिगाड़ भी देते हैं, मामलात ख़राब भी करते हैं, फिर वो वार्डन से भी बेचारे संभाले नहीं संभलती बात। उनको भी सर कितना कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनकी इस तरह की तरबियत के लिए क्या काम हो? जी, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम जो इन्फोर्समेंट एक्शन है उसमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा ला रहे हैं। अब जो सेफ सिटी के कैमराज हैं या वन ऐप के कैमराज हैं उनमें कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। इसी तरह लाइसेंसिंग में भी हम कोई 80% के करीब ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म कर चुके हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिकली है। अब हम AI एनेबल्ड व्हीकल ला रहे हैं, जब आप ड्राइविंग के लिए टेस्ट देने जाएंगे तो उस वक्त भी आपके पास कोई ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक असिस्टेंट नहीं होगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी कारकर्दगी का एनालिसिस करके आपको पास या फेल करेगा। सो जहाँ पे डिस्क्रिशन का प्रॉब्लम आता है तो हमारी सोसाइटी में उसका हल जो है वो टेक्नोलॉजी है, सो दैट के लोगों को शिकायत ना रहे। लेकिन सर इसी में हम देख रहे हैं कि कुछ शहरी ये भी शिकायत करें कि गलत चालान भी आ गए हैं, उस सूरत में फिर शहरी क्या करें? जी, हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल है, हमारी हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा के मैं तमाम शहरियों को बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ नंबर से आपको फेक मैसेजेस एंड कॉल्स आती हैं चालान के बारे में, वो सारी की सारी फ्रॉड हैं। हमारे सेफ सिटी, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो चालान हैं या टिकट्स हैं वो हम कभी भी किसी ऑर्डिनरी नंबर से आपको नहीं भेजते, ना कॉल करके आपको बताते हैं कि इस नंबर पे आप अपना चालान दे दें। इस तरह की कोई कॉल आए या आपको शिकायत हो कि मेरा गलत चालान किया गया, फौरी तौर पर हमारी हेल्पलाइन पर रब्ता करें, 15 पे रब्ता करें और इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आप किसी फ्रॉड का शिकार नहीं बनना। सर, केसेस के हवाले से बताइएगा, जो मुकदमात बनाए जाते हैं ट्रैफिक वायलेशंस पर, किस हद तक वो कितने फ़ीसद अंजाम को पहुंचते हैं और क्या कोई आपका इरादा है कि 2026 में इसकी ज़रा रेशो को कम किया जाए, क्योंकि
डर तो ऑलरेडी बैठ गया लोगों के ऊपर, तो मुकदमा ज़रा थोड़े से कम किए जा सके। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है, दिस इज़ लास्ट रिजॉर्ट। हमारी कभी भी ख्वाहिश नहीं होती कि ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन अगर वायलेशन की नौयत इस किस्म की है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए या लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन रहे हैं, अब वन व्हीलिंग कर रहे हैं, आपको एक दफ़ा वार्न किया गया, दूसरी दफ़ा टिकट इशू किया गया, आप बाज नहीं आते, आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए ना सिर्फ ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे हैं बल्कि बहुत सारी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो इस किस्म की जो इंतहाई वायलेशन है वहाँ पे फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसकी रेशो इंतहाई कम है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक रोज़ में 50,000 ट्रैफिक टिकट्स इशू करते हैं जिनको चालान कहते हैं, तो शायद 10 या 12 भी मुकदमे दर्ज नहीं होते। ओके, लेकिन जाहिर है जहाँ पे आपकी जो वायलेशन है उसकी नौयत इस तरह की है कि इट वारंट्स अ लीगल एक्शन, वो तो फिर कानून का तकाजा है, पूरा किया जाए। अच्छा सर, हम देखते हैं सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गई है और फिर गैर नंबर प्लेट के जो है गाड़ियाँ भी चल रही हैं बगैर नंबर प्लेट के, उनके हवाले से फिर किस तरह से चलान? जी, नंबर प्लेट के हवाले से जो जहाँ पे भी निशानदही होती है और स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, चूँकि हमारे कैमरास भी अवेलेबल हैं, हमारी मोबाइल व्हीकल्स भी अवेलेबल है, तो जहाँ पे भी बग़ैर नंबर प्लेट के गाड़ी की निशानदही होती है वहाँ पे उस गाड़ी को रोका जाता है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाता है और कानून के मुताबिक उसको इम्पाउंड कर दिया जाता है टिल द टाइम के वो नंबर प्लेट ले आए, क्योंकि कानून में तब्दीली के बाद अब नंबर प्लेट जो है वो पर्सन या ओनर ऑफ द व्हीकल को इशू होती है रादर देन व्हीकल। तो सो दैट इज़ हाउ वी ट्रीट, बट देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फेक नंबर प्लेट, फॉर ड्राइविंग विदाउट नंबर प्लेट, क्योंकि ये ट्रैफिक वायलेशन नहीं है, ये क्राइम है। ठीक। अच्छा सर, सरकारी गाड़ियां जो हैं उसमें हम देखते हैं कि जो डाले हैं या बड़ी बड़ी जीप्स हैं उनके आगे वो एक स्टैंड लगा दिया जाता है, एक जंगला लगा दिया जाता है जिसके पीछे प्लेट कहीं ना कहीं छुप जाती है बड़े तरीके से, आधी नज़र आ रही होती है और आधी की नकाब कुशाई करनी पड़ती है जंगला उतार के। उनके लिए सर क्या पॉलिसी है और कितना सख्त एक्शन किया जा रहा है ऐसी सरकारी गाड़ियों के खिलाफ? पिछले 1 या 1.5 माह में हम 2000 से ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ जो पुलिस से ताल्लुक़ रखती हैं उनको पकड़ के चालान कर चुके हैं, इम्पाउंड कर चुके हैं। तो बैचमेट और दोस्त नाराज तो नहीं होते फोर्स? 1000 के करीब जो हैं वो दूसरे महकमों से ताल्लुक़ रखने वाली गाड़ियां भी इम्पाउंड हो चुकी, और ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग इट ऑन स्क्रीन कि अगर हम अपनी गाड़ियों के ऊपर लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते, अगर मेरी गाड़ी जो है ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगी तो फिर मुझे कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है पूरे पंजाब में किसी से भी ये तवक्को करने की कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करेंगे। सो देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा ना जी, टेक्नोलॉजी इज़ ब्लाइंड। सेफ सिटी का कैमरा अगर मेरी गाड़ी की कोई वायलेशन उठाता है तो उसको नहीं पता कि अंदर जो है हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस बैठा है या उसका ड्राइवर बैठा है या कोई ऑर्डिनरी पर्सन बैठा है। सो ब्रिंगिंग इन मोर टेक्नोलॉजी, हम जैसी सोसाइटीज़ जहाँ पे समाजी रवैयों को बेहतर बनाने में तालीम का अमल दखल थोड़ा कम है, तो लॉ इन्फोर्समेंट को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने से हम इंश्योर कर सकते हैं लोग कवानीन की पासदारी करें। बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा सर, ये जो बिस्मिल्लाह पढ़ के रिश्वत लेने वाला कल्चर है ये कितना माइनस होगा, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो जो उसका ओपनिंग पेज है उसकी राइट साइड पे हमने लिखा है टॉक टू ट्रैफिक पुलिस। उसमें आप ट्रैफिक एक्सीडेंट भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कंजेशन भी, मिसकॉन्डक्ट भी, और अगर हमारे किसी बंदे ने करप्शन की है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ये चीज़ इंश्योर कर लें कि जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसने बॉडी कैम पहना हुआ है, सो इट विल बी ऑटोमेटिकली रिपोर्टेड। और आखिरी चीज़ ये है कि रिश्वत देने से भी गुरेज करें। जी। अगर आपको एक टिकट इशू हो रही है और आपने गलती की है तो वो पैसे आप कौमी ख़जाने में जमा कराएं रादर दैन उसका कुछ हिस्सा रिश्वत के तौर पे ऑफ़र करके अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करें। मुआशरा जो है इसी तरह बेहतर होगा। सर, ज़्यादातर जो शिकायत हैं वो कंडक्ट के हवाले से ही होती हैं, तो जिस तरह IG साहब का भी एक कंप्लेन का नंबर है
तो ट्रैफिक से रेलिवेंट भी जो शिकायत हैं वो कहाँ दर्ज करवाई जा सकती हैं? जो ट्रैफिक से मुतालिक शिकायत हैं वो हमारा जो कंप्लेंट लाइन है 1787 वहाँ पे दर्ज कराई जा सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप हमारी कंप्लेंट कर सकते हैं, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं उनके दफ्तर में भी ये कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। और सर लास्टली ये जो ग्रुपिंग की सूरत में हम देखते हैं कि वार्डन्स एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं, तो एक कोई हॉटस्पॉट एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, अमूमन वो कोई होता है टर्न जहाँ से आप कोई भी निकल नहीं सकता, वहाँ पे वो एक गाड़ी को लेकर खड़े हो जाते हैं और पीछे लाइन लग जाती है। इस कल्चर को कितना डिस्करेज करता है? ये आहिस्ता आहिस्ता भी टेक्नोलॉजी जो एक मैनुअल इन्फोर्समेंट है इट विल बी रिप्लेस्ड, ठीक, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि डेटा अपडेट हो जाए ताकि जो ही आप कोई वायलेशन करते हैं ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाए कि आपने ये काम किया है और इसके लिए ये टिकट आपको इशू हो गया। तो इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स आप देखेंगे कि ये मैनुअल इन्फोर्समेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी, झगड़े और शिकायत भी खत्म हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के जरिए ये सारी चीज़ें जो है वो कवर अप हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। और देखें, कानून सबके लिए एक बराबर है, कानून की पासदारी करें। आवाम को भी चाहिए जब सड़कों पर निकले अपनी लेन का ख्याल रखें और एहतियात से ड्राइव करें, अपना भी ख्याल करें। इससे ये होगा कि हादसात में कमी आ जाएगी। और AI का दौर आ चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, और अगर गलत चलान आ जाए तो हेल्पलाइन है, वहाँ जाके आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कूल माइंड रहा करें, मतलब शदीद मौसम के अंदर भी, सर्दी गर्मी के अंदर भी हमारे ट्रैफिक वार्डन भाई जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो इसमें गुस्सा भी थोड़ा आ जाना फितरी अमल है। आप भी रवैया दुरुस्त रखेंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे, तो उम्मीद है इस तरह के जो झगड़े के वाकयात हैं वो होंगे ही नहीं। अपना ख्याल रखें जनाब। सड़कों पे भी ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। जादू टूना, अमलियात और जाली रूहानी इलाज के नाम पर आवाम को धोखा देने वालों के खिलाफ अब कानून हरकत में आ चुका है। सेनेट ने एक अहम बिल मंजूर कर लिया है जिसके तहत जादू टूना करने या इसकी तशहीर करने वाले अफराद को भारी जुर्माने और कैद की सजा भी हो सकती है। तो आज के सेगमेंट में हम इस बिल के कानूनी, समाजी और अमली पहलुओं पर बात करेंगे, जानेंगे कि ये तरमीम आम शहरियों के लिए क्या मानी रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अली खलील गुज्जर साहब, और साथ ही साथ में हमें ज्वाइन किया है मारूफ रूहानी मौलेज कारी शफीकुर रहमान साहब ने। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले खलील गुज्जर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सेनेट से मंजूर होने वाला बिल है, क्या बुनियादी मकासद हैं, किन सरगर्मियों को स्पेसिफाई किया गया है कि ये काबिल सजा जुर्म होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इसकी बैकग्राउंड पे थोड़े से आ जाऊं। किसी भी स्टेट के अंदर रहते हुए वो तमाम अवामिल जो उस स्टेट के सिटीजन या वहाँ पे जो जितने हम कह सकते मखलूकात मौजूद हैं जी, उनकी जिंदगियों को, उनके माइंडसेट को, उनकी जहनी सुकून को, इससे मुतालिक जितनी भी चीजें हैं जो उनकी लाइफस्टाइल में खलल पैदा कर सकता है, हम ये कह सकते हैं उनको पुरसुकून लाइफस्टाइल में, उनकी जिंदा रहने के हक में, उन तमाम चीजों को कवर अप करना स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये एक ब्लैक मैजिक और इस तरह की जितनी चीजें मौजूद हैं, ये एक गली मोहल्लों से चलते चलते ये एक तरह की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी प्रॉपर और मौसर कानून मौजूद नहीं था। माजी में मेरे पास भी इस तरह के बहुत से केसेस आए जिसमें हम चाह रहे थे कि हम रिपोर्ट करें कि यहाँ पे ये गलत एक्टिविटीज हो रही है और इनकी आड़ में और भी बहुत से गलत काम किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करते थे तो पता चलता था कि इस तरह का कोई कानून नहीं है। फिर बामरे मजबूरी पुलिस जो थी वो 420 यानी कि नौसरबाजी में और फ्रॉड वगैरह में करके इसको कवर अप करने की कोशिश करते थे, लेकिन इसका कोई मौसर स्पेसिफिक कानून मौजूद नहीं था। तो सेनेट का बड़ा अच्छा काम है कि पीपीसी पाकिस्तान अपीलेट कोर्ट में स्पेशली एक सेक्शन ऐड किया गया जिसका जो जिसमें ये कहा गया कि जितने भी हीलर्स हैं, चाहे वो काले जादू के नाम पे या जो हम पॉजिटिव हीलिंग कह सकते हैं, ठीक, सिर्फ वो काम कर सकेगा पॉजिटिव में भी जो वजारत मजहबी अमूर से रजिस्टर्ड होगा। वजारत मजहबी अब चूंकि ओवरऑल जब ये रूल्स ऑफ बिजनेस इसके बनेंगे तब मजीद क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा कि इनका क्राइटेरिया क्या रखा जाता है और रिक्वायरमेंट। कारी साहब, अगर देखा जाए ये जो कानूनी साजी हुई है, आप इसकी कितनी तायीद करते हैं? आप कितना समझते हैं कि ये अच्छा काम है, अच्छा इक़दाम है और वक्त की ज़रूरत था? और इस्लाम का क्या अहकामात देता है जादू के हवाले से, जादू करने वालों के लिए, जादू कराने वालों के?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए जादू और जादूगरों की सदाओं की, तो आप यकीन करें कि जादू ये इतना भद्दा और अजीब अमल है। इसे आप कुफरी अमल कह लें, इसे आप शैतानी अमल कह लें, इसे आप शिरकी अमल कह लें, इसे आप बिदिया अमल कह लें, इसे तबाही वाला अमल, हर लफ्ज़ इस पे फिट आता है। और मैं समझता हूँ कि ये इनका इकदाम है बहुत खुशैन इकदाम है। कम अज़ कम वो जो अपने इश्तिहार लगा के दीवार चाकिंग करके, आप यकीन करें कि लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से मुल्तान की तरफ, लाहौर से पेशावर की तरफ निकले, आधी से ज़्यादा दीवारें बंगाली बाबों से भरी पड़ी है। जी बंगाली बाबा, रूहानी बाबा। इसके अलावा मुल्क में मसला ही कोई नहीं है और पूरी दुनिया को जादू ही हो गया है। और कर भी ये खुद ही रहे हैं, कर भी खुद रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त बंदा जादूगर होता है, जादू करने के साथ असल में मुर्ताद हो जाता है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे, सैयदा हफ्सा को देखे, सैयदना जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे, इमाम मालिक को देखे, इमाम अहमद बिन हम्बल को देखे, इनके अकवाल में देखे, उक्तुलू कुल्ला साहिर, जादूगर जहां मिले उसे कत्ल कर दो। ये लेकिन हुकूमत करेगी, आम बंदा नहीं करेगा। ठीक है। और साथ सैयदना जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकायदा कातला साहिरन, अपने हाथ से जादूगर को कत्ल किया। और सैयदा हफ्सा को पता चला कि एक लौंडी उनके ऊपर ही जादू कर रही, उन्हीं की लौंडी उनके ऊपर जादू। लेकिन शर्त यह है कि जिसको आपने जादूगर डिक्लेयर करना है, उसके जादूगर होने की सही अलामात आपको सबूत मुकम्मल मिलने चाहिए। मसलन वो कुरान मजीद को उल्टा लिख रहा है, कुरान मजीद को नजासत से लिख रहा है, कुरान मजीद को ज्यादती और कमी के साथ लिख रहा है, अपने कुछ इजाफाजात लिख रहा है और कुरान मजीद की तरतीब बदल रहा है, तो ये पक्की बात है कि ये बंदा जादूगर है। अलग बात है कि उसने बड़ी पगड़ी ली हुई है, ये रूहानी मामल बाबा बना हुआ है। तो जब इस तरह की इजाफाजात किस तरह से कर सकते हैं कारी साहब, ये नुक्ता समझने की, क्योंकि चैट जीपीटी से भी ये पूछा गया कि क्या तुम इसमें कोई इजाफा कर सकते हो या इसमें कुछ और तुम ऐड कर, उसने कहा नहीं, मैं कासिर हूं, मैं नहीं कर सकता। देखिए, आप गूगल करें, कितने प्रोग्राम ऐसे जो लोग कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं जी, और आगे एक लफ्ज अपना ऐड कर देते हैं। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये आयत है कि बिला शुबा तेरा दुश्मन ए हबीब, आपका दुश्मन हलाक तबाह बर्बाद हो जाए। अब इन्ना शानिया का हुआ आगे नाम लेके फिर अबतर पढ़ते हैं। इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अब आप अंदाजा करें कि कुरान मजीद में मैं और आप कौन होते हैं जो किसी किस्म का इजाफा करे या किसी किस्म की कमी करे। फिर अल्लाह की पनाह आप देखें उधर, तो कितने लोग ऐसे जिन्होंने कुरान और सुन्नत के तवीद जानवरों की शक्ल में बनाए हुए हैं, जानवरों की शक्ल में, गधे घोड़े की नऊज़ुबिल्लाह शक्ल में पूरे तवीद। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अहले बैत, सहाबा कराम, अंबिया कराम, उनके और फरिश्तों के नाम लिख के किसी को इंसान, होता क्या है कि जिस इंसान को गधा बनाना चाहते हैं उसके गधे का तवीद बना देते हैं, जिस इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं उसको जानवर। तो ये हो सकता है, मुमकिन होता है कुरान की देखिए, मुमकिन असल में कुरान और सुन्नत ने तो वादे कहा कि जादू है ठीक। और जादू से लोग इस तरीके से करते भी हैं, कुछ लोग करते भी दिखाते। सहाबा के दौर में एक आदमी वो इस तरह का, वो सर काट देता था और सर काट के जो ना वो अलग करके फिर जोड़ता था, वो लोगों को करतब इस तरीके से दिखाता। तो उन्होंने बकायदा जिस वक्त निशानदेही कर ली, ये मैं आपको जरूरी तौर पे कहना चाहता हूं कि जब आपने किसी को जादूगर, मुल्जम या मुजरम करार देना है, तो ये पूरा एक पैनल बैठे और पैनल भी सही इस्तेमाल भी, हाँ, वो सही इस्तेमाल ना किया, मगर ना हर बंदा जादूगर कह के उसके ऊपर जो ना वो ये केस करवा देगा। जादू जानलेवा भी हो सकता है। अभी रिसेंटली एक गुलकारा हैं इंडिया की, वो उनकी डेथ हुई, बताया गया कि जनाब उन्हें हार्ट अटैक हुआ। उनके हस्बैंड ने ये इंकिशाफ किया कुछ देर के बाद, अभी रिसेंटली, कि वो हार्ट अटैक नहीं था बल्कि वो काला जादू था। और हम पे पहले भी होता रहा, हमें इसके असरात भी पता चलते रहे, लेकिन इस बार जो अमल था वो बहुत ज्यादा था। तो क्या जानलेवा भी हो सकता है? देखें, जानलेवा क्या, पूरी नस्ल लेवा भी हो जाता है। अच्छा, दादा, बाप, बेटा, पोता, आगे तक, ऊपर से नीचे तक ये जादू तबाही करता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जिस वक्त ये शक्ल सूरत होती है कि बंदे के दिल के ऊपर जादू किया जाता है,
जब बंदे के दिमाग के ऊपर जादू किया जाता है, आंखों का तखय्युल तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें चकरा गई या इसी तरह उसको वक्ती तौर पे धोखा दजल दे गया जादूगर। तो जिस वक्त कोई आदमी आंख पे फोकस करेगा और उससे नजरबंदी का जादू होगा, चेहरे पे करेगा तो उसकी शादी और बिजनेस और जॉब का जादू होगा। जो आदमी दिल और दिमाग पे करता है जादू, पक्की बात है वो आदमी उस आदमी को दुनिया से फारिग करना चाहता है। अच्छा, उसके लिए बेहतरीन चीज ये है कि जिस आदमी को भी दिल दिमाग का जादू हो, सूरत यासीन, फातिहातुल कुर्सी, चारे कुल, ये तो हर नमाज के बाद पढ़े। सूरत यासीन सुबह और असर और सोने के वक्त पढ़ ले। अल्लाह के फजल करम से इस तरह का मसला नहीं होगा। लेकिन हम आखिर में इनको बकायदा सलाम सलूट करते हैं कि जिन लोगों ने ये बकायदा जो ना वो एक कानून बनाया, और कानून इसकी जरूरत इस अमर की है कि हमारे नीचे सद्दाम कहते हैं हमारे पास शिकायतें आती हैं, लेकिन हम बेबस होते हैं, हम क्या करें उस पे। कुव्वत नाफदा को चाहिए कि इसकी बकायदा जो ना वो पब्लिसिटी करके, अब हम उन्नास में इसकी तशहीर करके इस कानून को बकायदा नाफद कर दिया जाए। और जहां भी इस तरह, एक और बात कहूंगा, जो भी दम दरूद के नाम पे बैठे हैं, हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनको या तो लाइसेंस दे, सर्टिफिकेट दे, या उनके सब के अड्डे बंद किए जाए, सब के अड्डे बंद किए जाए। पता चले आदमी को उससे उसका तरीक़ेकार ये कि कुरान मजीद का तर्जुमा सुना जाए, नमाज का तर्जुमा सुना जाए, और इसी तरह दुआओं का सुबह शाम का तर्जुमा सुना जाए। जिस आदमी को कुरान और सुन्नत का तर्जुमा नहीं आता तो वो तर्जुमानी क्या करेगा? सही शरीयत का पाबंद भी तो शरीयत का पाबंद भी हो, उसके ऊपर कम से कम शरीयत का जो जहरी जो खोल है, वो जहरी खोल तो होना चाहिए ना। नमाज आप देखें ना, मुरीदों को नमाज के लिए भेज दिया और पीर साहब बैठे हुए हैं, ऐसे ही है। और पीर साहब का हुलिया वैसे डाकू वाला लगता है, यानी सच्ची बात है, चांद जो ऐसे, यानी चांद। तो पीर साहब से मुराद हमारे वो औलिया कराम, वो मशाइख, वो जो शयूखुल हदीस उलमा है, वो नहीं है। वो आप यकीन करें, वो वाकयातन एक नेक करामत महसूस होते हैं। उनके पास हैं खुद को, वो छुपाते हैं, और उनके पास बैठने से अल्लाह याद आता है, और इनके पास बैठने से अल्लाह भूल जाता है। ये फर्क है। क्या ये कॉन्सेप्ट है कि कपड़ा किसी का मिल जाए, किसी के पे जादू करना है, या बाल किसी के मिल जाएं, या किसी ने किसी ग्लास में पानी पिया है वो मिल जाए, तो ऐसे जादू मुमकिन हो जाता है? देखें, जादू की अलामात चेक करने की, जादूगर को चेक करने की और जादू को चेक करने की ये चीजें हैं कि लोग बाद दफा कपड़े से या इस तरीके से चीजें मापते हैं, या जादू का अमल पानी से इस तरीके से चेक करते हैं। ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कॉमन है, लेकिन वो सही तब है जब शरीयत की रोशनी में। कपड़ा मापना कोई शरीयत का अमल नहीं है। इसी तरह कब्रिस्तान में किसी को गुस्ल करवाने के लिए कहना कोई शरीयत का अमल नहीं है। किसी को इस तरह उल्टे सीधे तवीज 786 का बना के देना, ये इस तरह की कोई शरीयत का अमल नहीं। आप अंदाजा करें कि दम सीधी सीधी चीज है। सूरत फातिहा पढ़ने में कौन सा बंदे को उल्टा सीधा होना पड़ता है? सूरत फातिहा पढ़ी है तो हमें जरा क्विकली ये बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होने के वाक़े को लेकर अवाम में कई सवालात पाए जाते हैं। आप क्या इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसकी रियलिटी क्या है? देखें, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक वादे बुखारी की हदीस है, सुहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया। अब लोग पता है क्या, इससे मायूब समझते कि ये कैसे मुमकिन है। हम समझते कि जादुई अमल असल में आम अमराज की तरह, आम मसाइल की तरह, जैसे जिस्मानी मुआशरती मसाइल है, इसी तरह एक मर्द है, वो मर्द किसी भी इंसान को लायक हो सकता है। मसलन रसूल कायनात और आप में फ़र्क, मुझे और आपको बुखार चढ़ता है एक आदमी के बराबर, लेकिन हदीस में आता है कि रसूल कायनात को बुखार चढ़ता था 2 आदमियों के बराबर। आम आदमी को आजमाइश होती है आम इंसान, और रसूल कायनात दुनिया कायनात में सबसे ज्यादा आजमाए गए। इसका मसला मुनाफिय शरीयत और मुनाफिय ईमान और मुनाफिय तवक्कुल नहीं है कि किसी आदमी पे जादू हो गया तो इसका मतलब वो ईमान में कमजोर आदमी है या ऐसे नहीं। अल्लाह के रसूल को असल में जो गुजारा गया है, जादू किया गया, वो असल में उम्मत के लिए सबक दर्श था कि अगर आपके ऊपर इस तरह जादू हो जाए तो आप किस तरीके से उसको खत्म करते हैं, निजात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें बाकायदा तरीका है कि जादूगर ने जिस वक्त जादू को पानी कुएं में दबाया है,
अल्लाह के रसूल ने उसे निकलवाया है और निकलवाने के बाद उससे ख़त्म किया, उसका खौफ और आस नहीं पहनने दिया। और उसका तरीक़ेकार बड़ा आसान था कि अल्लाह के रसूल हमेशा दुआ करते रहते, मुस्तकिल दुआ करते रहते। इसका मतलब यह है कि जिस आदमी के ऊपर भी जादू हो तो जादू में दुआ करे, वज़ाइफ करे, कुरान और सुन्नत के साथ सही अकीदा इख्तियार करे, इंशाल्लाह जादू खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। और अगर ये कानून बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, इस पर अमल भी होना चाहिए। और जादू करने वाले या जादू करवाने वाले या जिन पे जादू होता है, अल्लाह सबको महफूज रखे। प्रोग्राम से मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह ने के पास।